अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इश्क खून रेस आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वादी में शाम उतर आई थी। शामला टीले से नीचे उतर रही। उसकी पुश्त पर शाह बलूत की छोटी छोटी सरसब्ज शाखें गठड़ी की शक्ल में लदी हुई थीं। इससे चंद कदम आगे उसका 10 साल का भाई गुलबाज चल रहा था। उसने भी अपनी पीठ पर शाह बलूत की शाखों का बोझ उठा रखा था। इन टहनियों पर हरे हरे पत्ते थे। उनकी बकरियां ये पत्ते शौक से खाती थीं। बची हुई टहनियां छत पर डाल दी जाती थीं। चंद दिन में खुश्क होती थी तो इन्हें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता था। शामला और उसका भाई जैसे जैसे टीले से नीचे उतर रहा था, बस्ती पर से धूप उठते हुए पहाड़ों पर बुलंद होती जा रही थी। उनकी बस्ती का नाम ग्याल था। ये चारों तरफ से टीलों और पहाड़ों में घिरी हुई थी। यहाँ शाहबलूत, सनोबर और देवदार के दरख्तों की बहुतायत थी। शामला और उसका भाई हर दूसरे दिन टीले पर चढ़कर शाहबलूत की शाखें काट कर ले आते थे। शिमाला 16-17 साल की एक पहाड़ी लड़की थी। उसका लिबास हुलिया एक बेरंग और बेकशिश तासुर को उभारता था, लेकिन उसके चेहरे को जरा गौर से देखने से ये तासुर यकसर बदल जाता था। उसकी जगह एक जाज़बियत और बेख्तियार कशिश का एहसास घेर लेता था। वो दोनों भाई बहन शाहबलूत की शाखें उठाए बस्ती के करीब आ गए थे। एक छोटी नहर के साथ हमवार पगडंडी पर चलते हुए घर की तरफ जा रहे थे। अचानक शामला के बढ़ते कदम थम से गए थे। किसी ने उसके नाम को लेकर आवाज दी थी। उसने पलटकर देखा, फिर बेअख्तियार चौंक पड़ी। उसकी आंखों में शर्म और झिझक के साए लहराए थे। एक रेशमी एहसास ने धड़कनों की रफ्तार एकदम बढ़ा दी थी। उसके पीछे चंद कदमों के फासले पर शाहफराज दिखाई दे रहा था। वो पुरशौक नजरों से उसे देख रहा था। शाहफराज उसके दूर के मामू का बेटा था। उसका घर दरिया के उस पार सुंगोर नामी बस्ती में था। वो कभी कभार शामला के घर आता था। सबसे नजर बचा के उसकी आंखों में बहुत नरमी से झांकता था। उसकी जुबान पर कुछ नहीं होता था, मगर आंखों में एक दरियाए आरजू लहरें मारता था। शामला को उसकी आंखों का मफहूम समझने में देर नहीं लगती थी। जब उसे समझ आया तो शर्म से खुद में सिमट गई थी। दिल बहुत सरमस्ती में धड़क उठा था। वो जिस माहौल में पली बढ़ी थी उसमें लड़के और लड़की का आपस में बात करना मायूब समझा जाता था। वजह ये कि मोहब्बत के मामलात में आज़ादी के साथ कोई पेशरफ्त कर सके, ऐसा करना नामुमकिन सी बात होती थी। किसी और की जुबान पर एक बार भी किसी लड़के लड़की के ताल्लुक की बात छिड़ जाती तो कच तो खून का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। शाहफराज करीब आया। शामला का भाई गुलबाज भी रुक गया था। श्यामला कैसी हो? मैंने तुम दोनों को ऊपर टीले ही पे से उतरते देखा था। अच्छा हुआ कि घर पहुंचने से पहले तुम तक पहुंच गया। वो शर्म और घबराहट से कुछ न बोल सकी, बस नजरें झुकाकर खड़ी रही। गुलबाज ने कहा, आप कहाँ से आ रही हैं शाहफराज भाई? हमारे घर आ रही हैं ना? वो श्यामला को कनखियों से देखते हुए शोखी से बोला, हाँ, मेरा इरादा तो यही था, बस डर सा लगता है श्यामला को कहीं बुरा ना लगे। वो गड़बड़ाकर बोली, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप खुशी से आए। मैं शाहफराज उसकी बदहवासी का लुत्फ लेते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगता जो ऐसा महसूस करता है। मुझे उसकी परवाह नहीं। शामला समझ गई, शाहफराज उसके बड़े भाई शहबाज के बारे में ऐसा कह रहा था। शहबाज की उम्र 22 साल थी। बड़ा ही गर्म मिजाज और तनखो था। वो शाहफराज को पसंद नहीं करता था। उसके बावजूद शाहफराज महीने में 2-3 बार जरूर चक्कर लगाता था। शामला ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। इससे चंद कदम आगे गुलबाज भी अपने छोटे छोटे मजबूत कदमों से चलने लगा। शाहफराज लपक कर सामने आया। शामला, अपनी गठड़ी उतार दो, मैं उठा लूंगा। वैसे भी तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा हूँ। नहीं, ये ज्यादा वजनी नहीं, आप आगे चले। वो साथ साथ चलते हुए बोला, तुम ये नहीं पूछोगी यहाँ क्यों आया हूँ? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। छोटी बहन जैनू की शादी की तारीख रखी हुई है। मैं उसकी शादी पर यहाँ ग्याल के रिश्तेदारों को बुलाने आया हूँ। तुम आओगी ना? शामला हिचकिचाते हुए बोली, अम्मा और भाई आ गए तो मैं भी आ जाऊंगी। वो अपने लहजे में सारी आरजुएं समोकर बोला, बेशक यहाँ ग्याल से कोई ना आए, बस तुम आ जाओ, यही मेरे लिए काफी है। जैनू ने भी खसूसी तौर पर तुम्हारा नाम लिया था। वो तो कह रही थी तुम एक दिन पहले आ जाओ। वो ऐसा से बोली, जैनू से मिलने बहुत दिन हो गए। मैं भी यही चाहती हूँ, उसकी शादी पर आ जाऊं। अम्मा मान गई तो एक दिन पहले ही आऊंगी। शाहफराज ने मुसरत और तमानियत से उसकी तरफ देखा और भी तेज से चलता इन दोनों से आगे गुजर गया। ग्याल में बहुत से रिश्तेदार थे। इन सबको शाम होने से पहले शादी की दावत देना थी। श्यामला और गुलबाज थोड़ी देर में घर पहुंच गए। अम्मा गाय और बकरियों का दूध दोहने की तैयारी कर रही थी। श्यामला ने शाहबलूत की पत्ते बकरियों के आगे डाल दिए। उसके बाद माँ के साथ मिलकर दूध निकालने लगी।
मवेशी खाना रिहायशी मकान के साथ ही था। वो दूध निकालकर मवेशी खाना से फारिग हुई थी कि शाफराज पहुंच गया। इत्तेफाक से शहबाज घर में नहीं था। शामला का अब्बा अफजल खान मौजूद था। शाफराज ने सबको सलाम किया, शादी में शिरकत की दावत दी, खुसूसी तौर पर अपनी बहन जीनू की इस ख्वाहिश का जिक्र किया कि वो चाहती है शामला एक दिन पहले आ जाए। उसकी अम्मा और अब्बा ने बता दिया कि शादी से एक दिन पहले इसे संगोर भेज देंगे। वो कुछ देर बैठा, शाम के साए फैलने से पहले वापस चला गया। अगले दिन शामला के बड़े भाई शहबाज ने बड़ा हंगामा किया। इस वक्त अब्बा घर में मौजूद नहीं था। शहबाज ने पहले तो संगोर ही जाने से मना किया, खासकर शामला के जाने पर ऐसे सख्त एतराज था उसे। ये बात तो उसके लिए नाकाबिले कबूल थी कि वो एक दिन पहले चली जाए। माँ ने कमजोर सा एहतजाज किया, बेटा तुम ऐसी जिद क्यों करते हो, वो कोई गैर नहीं, मेरे भाई का घर है। उसके अलावा जैनू और शामला सगी बहनों से बढ़कर आपस में मोहब्बत करती हैं। वो भुन्ना कर बोला, अम्मा वो तुम्हारे सगे भाई का घर नहीं। उसके बावजूद मुझे एतराज इस बात पे नहीं, शाफराज के आवारा चाल चलन पर है। उसे देखता हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। और शामला से भी कह दो उसके सामने मत आया करे। शामला अंदर कमरे में थी। भाई बाहर बरामदे में माँ के साथ जोर जोर से तकरार कर रहा था, एक तरह से उसे सुनाते हुए धमका रहा था। उसकी मजाल नहीं थी वो भाई के फैसले की मुखालफत करती। उसने जब से होश संभाला यही देखा था कि औरत की समाज में कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई मर्जी या ख्वाहिश अहमियत नहीं रखती। वो बीवी है, बेटी है या बहन, उसका अख्तियार भी उसका फैसला भी मर्द के हाथों में है। रस्मो रवाज की जंजीरों में जकड़ी वो एक ऐसी मखलूक है जिसकी सिर्फ शक्ल इंसानों जैसी है। जैनू की शादी वाले दिन अब्बा अम्मा और गुलबाज के साथ वो संगोर चली गई। छोटी सी नहर के साथ चलते चलते उन्होंने लकड़ी के पुल पर से दरिया पार किया। संगोर एक ढलानी बस्ती थी, पहाड़ के साथ साथ लंबाई में दूर तक फैली हुई थी। इलाके के आम रवाज के मुताबिक मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग इंतजाम किया गया था। उसके बावजूद शामला अंदर से सहमी हुई थी। शहबाज साथ नहीं आया था, मगर उसने माँ के जरिए खबरदार किया था कि शाफराज से दूर रहे। अब उसकी गैर मौजूदगी में भी वो इतनी खौफजदा थी कि शादी में जैनू के पास ही बैठी रही थी। लड़कियां और औरतें घर के सहन और बैरूनी हिस्से में आती जाती थी, मगर शामला दुल्हन के लिए मखसूस कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। वो खौफ के घेरे में थी, लेकिन शाफराज तो आजाद था, ये उसका घर था। वो बहाने बहाने से अंदर आता था, मुस्कुराकर उसे देखकर एक जरा दो हंसी बात सुना के चला जाता। उसके लिए शदीद मुश्किल सूरत हाल तब पैदा हुई जब जैनू ने उसका हाथ पकड़ के फरियाद की कि रुखसती के दौरान वो भी उसके ससुराल तक चली आए। जैनू के ससुराल का मकान ज्यादा दूर नहीं था, इसी बस्ती में कुछ फासले पर था। पैदल 20 मिनट से कम वक्त में पहुंचा जा सकता था। इलाके के रवाज के मुताबिक दुल्हन की रुखसती के दौरान खानदान की चंद औरतें और लड़कियां ससुराल तक साथ जाती थीं। उसे दूल्हे के घर पहुंचा के उसके अलावा बाकी सारी औरतें वापस चली जाती थीं। जो औरत दुल्हन के साथ रह जाती थी वो 2 या 3 दिन दुल्हन के पास गुजारती थी, उसके बाद बहुत से तोहफे लेकर वापस चली जाती। जैनू की रुखसती मगरिब के बाद हुई। उसका दूल्हा बारात के साथ पहले ही चला गया था। अब जैनू अपने खानदान की औरतों और मर्दों के साथ ससुराल जा रही थी। इन दोनों घरों के दरमियान सड़क मौजूद नहीं थी, इसलिए दुल्हन के लिए घोड़ी का इंतजाम किया गया था। बाकी बाराती पैदल ही जा रहे थे। शामला भी इस काफिले में शामिल थी। उसका छोटा भाई गुलबाज भी मौजूद था। उसने शाफराज को भी देख लिया था। मर्द आगे आगे थे, औरतें उनके पीछे पीछे दुल्हन की घोड़ी के साथ चल रही थीं। कुछ नौजवान काफिले के साथ साथ लालटेनों और जदीद तर्ज की चार्जिंग लाइट्स लेकर चल रहे थे। इससे का, काफिले वालों को चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। आहिस्ता रवि से चलते हुए वो आधे घंटे में जैनू के ससुराल पहुंच गए। वहां मुख्तलिफ रस्मों और रवाजों की अदायगी के बाद दुल्हन को छोड़कर वापस आए तो बहुत सा वक्त गुजर गया था। वापसी में शाफराज गैर महसूस तरीके से उसके करीब आया। खानदान की चंद औरतें और गुलबाज साथ साथ चल रहे थे। शाफराज सरगोशी से बोला, शामला फूफी बता रही थी तुम अभी रात को ही ग्याल वापस जाने वाले हो, आज रात ठहर जाओ ना तुम। उसका दिल धक धक करने लगा। बड़ा भाई शहबाज ग्याल में था, मगर उसका खौफ शामला के असाब पर सवार था। वो घबरा कर बोली, नहीं, वापस जाना जरूरी है, शहबाज भाई गुस्सा होंगे। शाहफराज गसीली आवाज में बोला, शहबाज से इतना क्यों डरती हो? मैं फूफी से कह दूंगा, मामू को भी रुकने के लिए कहूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं, शहबाज भाई ने जोर देकर रात ही वापस आने को कहा है। अगर ना गए तो वो बहुत हंगामा करेगा। माँ भी उसकी बदमिजाजी से डरती है। वो जोश से बोला, इसकी बदमिजाजी का मेरे पास इलाज है। सिर्फ तुम्हारी वजह से शराफत दिखाता हूँ। मैं चंद दिनों में अब्बा को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। तुम बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आ जाओगी, फिर शहबाज का खौफ भी ना रहेगा। ये कहकर वो तेज तेज चलता काफिले में आगे बढ़ गया। शामला शर्म, खौफ और पुरकैफ जज्बों के मिले जुले एहसासात के साथ चलती रही। उसका छोटा भाई गुलबाज साथ ही मौजूद था। वो इतना कमसिन था, मामलात दिल को
नहीं समझ सकता था, मगर इतना वो जानता था, शाहफराज भाई जब भी शामला के सामने आता था वो खौफ के बावजूद खुश होती थी। शहबाज एक बड़े से कमरे में मौजूद था। उसके सामने मलिक इफरोज खान गाँव तकिए के सहारे बैठा था। उसके चेहरे पर दुर्दगी और गुस्से के आसार वाज़ेह थे। शहबाज एक खौफ आमेज़ आजिज़ी के साथ सर झुकाए बैठा था। मलिक इफ़रोज़ खान इस इलाके का ज़िम्मेदार था। बहुत ही बारोब और दबंग शख्स था। 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। जिस्म मज़बूत और तवाना था। उसकी 3 बीवियाँ थीं। दर्जन के करीब उसकी औलाद थी। शहबाज को गूंजती हुई आवाज़ में बोला, तुमने 6 महीने की मोहलत मांगी थी। 6 महीने उसके ऊपर भी हो गए। उसके बावजूद तुमने कर्ज अदा नहीं किया। मलिक अफरोज हर कसूर माफ कर सकता है, वादा खिलाफी नहीं। वो आजिजी से बोला, मलिक साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके पैसों का इंतजाम नहीं कर सका हूँ। मैं इल्तजा करता हूँ मुझे कुछ और मोहलत दें। आपका पूरा कर्ज सूद समेत वापस कर दूंगा। मलिक अफरोज ने गुस्से से कहा, जो रकम तुम 6 महीने पहले अदा नहीं कर सके, मैं जानता हूँ आज से 6 महीने बाद भी तुम कंगाल ही रहोगे, लेकिन अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। आज इस वक्त आखिरी बात करो कि मेरे 3 लाख रुपए वापस करने हैं या इनके बदले अपनी बहन मेरे निकाह में देना है। मलिक इफरोज ने यह मुतालबा पहले भी किया था। शहबाज को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर मजबूर था। कारोबार करने के लिए उससे 3 लाख रुपए लेकर फंस गया था। बदकिस्मती से लकड़ी के कारोबार के लिए जो पैसे लगाए थे वो डूब गए थे। इन इलाकों में जंगलात बकसरत थे। इनकी कटाई भी बेदर्दी से की जाती थी। कभी कभी महकमा जंगलात और हुकूमत के दीगर इदारे एक जरा होश में आ जाते थे। थोड़ी बहुत का पकड़ धकड़ करके मीडिया पर एक आधा बयान और खबर लगवा के अपनी फर्ज शनासी और ईमानदारी का ढिंढोरा पीट के फिर गहरी बेखबरी में चले जाते थे। शहबाज ने भी बहुत से मजदूर लगा के हजारों फीट लकड़ी जंगल से काट के एक जगह जमा की और अब उसे आगे की तरफ स्मगल करना था। 2 ट्रकों में ये कीमती लकड़ी भर के रवाना हुआ। वहां नंबर माफिया के कुछ अनासिर थे। इसने बात की थी। रास्ते में मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर मुतय्यन अमले की जेब गर्म करता हुआ वो बशाम के करीब पहुंच गया था कि फॉरेस्ट वालों की गिरफ्त में आ गया। अब उसकी बदबख्ती थी या फिर किसी बदख्वाह की साजिश थी कि उसकी कोई भी बात नहीं सुनी गई, कि धन ध्वंस और फरियाद कुछ भी काम नहीं आया। उसकी सारी लकड़ियां जब्त की गई। लाखों करोड़ों कमाने के ख्वाब बिखर गए। उल्टा मलिक अफरोज के 3 लाख गले का तोक बन गए। मुआहिदे के मुताबिक उसने 6 माह बाद ये रकम वापस करना थी। ऐसा ना करने से उसे 10,000 हर महीना इजाफी देने थे। मलिक अफरोज ऐसी ही शराइत पर कर्ज देता था। शहबाज जैसे नौजवान के लिए, जिसकी उम्र अभी 22 साल की करीब थी, कारोबार का कुछ तजर्बा भी नहीं था, इतनी कलील मुद्दत में 3 लाख रुपए का बंदोबस्त करना मुहाल था। उसका वालिद भी ग्याल का एक गरीब जिम्मेदार था। चंद कनाल जमीन और कुछ माल मवेशियों से घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे करता था। ऐसे में शहबाज के कर्ज की अदायगी में वो कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। 6 महीने गुजर गए थे तो मलिक इफरोज ने रकम का मुतालबा शुरू किया। वो ऐसा बेहिस और शक्ल कल्ब इंसान था कि शहबाज की परेशान हाली से वाकिफ होने के बावजूद अपने तकाजे और 10,000 इजाफी जुर्माने की रकम के मुतालबे से बाज नहीं आया। 10 महीने गुजर गए तो उसने हुक्म दिया, महीने के अंदर सूद समेत कर्ज वापस कर दो या फिर अपनी बहन को मेरे निकाह में दे दो। शहबाज के तन बदन में आग लग गई, मगर बेबस था। मलिक अफरोज की ताकत और समाजी हैसियत ऐसी थी कि पुलिस और जिरगा भी उसके दबाव में थे। उसे यहाँ वहां से पैसे बराबर करने की बहुत कोशिश की। कुछ रकम पस अंदाज में भी हुई, मगर 3 लाख से बहुत कम कम रकम जमा कर सका। इस दौरान 2 महीने की आखिरी मोहलत भी खत्म हुई। वो एक बार फिर मलिक अफरोज की हवेली में एक मुजरिम की तरह सर झुकाए अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाने मसरूफ था। मलिक अफरोज पाटदार आवाज में बोला, 1 साल की मोहलत कम नहीं होती। तुमने इससे फायदा नहीं उठाया। अब मैं मजीद अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी रियायत दे सकता हूँ कि जुर्माने की इजाफी रकम आधी माफ कर देता हूँ। तुम आज शाम सूरज डूबने तक असल रकम के 7 महीनों का आधा जुर्माना लेकर मेरे पास पहुंच जाओ, या फिर कल शाम से पहले अपनी बहन के निकाह की तैयारी कर लो। शहबाज ने शिकस्ता की आवाज में कहा, मलिक साहब मुझे 2-3 दिन की मजीद मोहलत दें। मैं कर्ज वापस नहीं कर सका तो आपके दूसरे मुतालबे के लिए रास्ता हमवार करूंगा, क्योंकि मेरी बहन का अख्तियार मेरे वालिद के पास है। मैं अपनी मर्जी से अपनी बहन आपके निकाह में नहीं दे सकता। इसके लिए पहले अपने माँ बाप को आमादा करना होगा। वो गुस्से से बोला, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कैसे राजी हो सकते हैं। तुम्हें हर हाल में इन्हें मनाना होगा, वरना मुझे अपना कर्ज सूद समेत वापस लेना खूब आता है। मलिक अफरोज से 2 दिन की मजीद मोहलत लेकर वो वापस आया। वो जानता था इन 2 दिनों में मतलूबा रकम का बंदोबस्त नामुमकिन था। बस एक सूरत थी कि मलिक अफरोज की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी बहन शामला की उससे शादी करवा दे। बहन के बारे में सोचते हुए उसे कोई शर्मिंदगी या मलाल महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ इस बात की परेशानी थी कि मलिक इफरोज
पहले से 3 बीवियों का शौहर था। उसके दर्जन भर बच्चे थे। उसकी बहन शामला 17-18 साल की नौखेज लड़की थी। क्या उसके माँ बाप एक 60 साला बूढ़े से शादी पर राजी होंगे? उसका बाप अफजल खान एक सख्त और संजीदा मिजाज का आदमी था। 1 साल पहले जब शहबाज ने मलिक अफरोज से 3 लाख रुपए कर्ज लिए तो उसने बहुत गुस्से का इजहार किया था। शहबाज की ना तजर्बाकारी और नासमझी का जिक्र करके रकम फौरी वापस करने की तलकीन की थी, मगर शहबाज के दिमाग में अपनी कामयाबी और माली तरक्की का ऐसा खन्नास भर बैठ गया कि उसने अपने बाप की बात पर कान नहीं धरे थे। बाद में लकड़ी पकड़ी गई और 3 लाख रुपए डूब गए तो अफजल खान कई दिनों तक नाराज रहा था। वो खुद भी बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका था। अब मलिक अफरोज के घर से वापस जाते हुए वो इस खौफ में मुब्तला था कि बाप के सामने उसका मुतालबा कैसे करेगा, कैसे उसे मनवाएगा कि 3 लाख रुपए के बदले बहन को उसके हवाले करना है। अगली सुबह उसके लिए एक नाकाबिले यकीन सरदा लेकर नुमदार हुई। उसने सुना रात के वक्त मलिक अफरोज खान को दिल का दौरा पड़ा था। उसे फौरी तौर पर शहर के हस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल तशवीशनाक थी। शहबाज उसे अपने लिए गैबी मदद समझ रहा था। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा। मलिक अफरोज अस्पताल से जिंदा वापस न आए। इस हवस परस्त बूढ़े ने कर्ज के बदले बहन का मुतालबा करके उसे सख्त आजमाइश में डाल दिया था। अब अच्छा मुकद्दर उसके लिए रास्ता हमवार किया था। उसकी दुआ में इस हद तक कबूल ना हुई कि मलिक अफरोज दिल के दौरे से मरा नहीं, वो बच गया, लेकिन उसकी सेहत इस कदर बिगड़ गई थी कि वो 2 हफ्तों तक शहर के अस्पताल में रहा। 2 हफ्ते बाद जब ग्याल वापस लाया गया तो बिस्तर से लग गया था। बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठकर चंद कदम चलता था या हवाई ज़रूरत के लिए जाता था। एक दिन उसने शहबाज को बुलवाया। वो दिल में हज़ार वसवसे और तफक्कुरात लेकर मलिक अफरोज की हवेली गया। वो मुसहरी पर नीम दराज था। सेहतमंद चेहरा मुरझा गया था। आंखों की चमक मान पड़ गई थी। उसके बावजूद चेहरे की दुरुस्तगी और तनतना बाकी था। वो कुछ देर शहबाज को घूरती हुई नज़रों से देखता रहा, फिर भारी आवाज़ में बोला, शहबाज, तुम एक एहसान फरामोश नौजवान हो। मैं इतने दिनों तक सख्त बीमारी से लड़ता रहा, तुमने एक बार भी आकर खैरियत ना पूछी। मैं जानता हूँ तुम दिल ही दिल में दुआ मांग रहे होगे कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। ये बताओ, मेरे पैसों का बंदोबस्त कर लिया है? शहबाज गड़बड़ाकर बोला, आपने बहन के रिश्ते की बात की थी, इसलिए पैसे इकट्ठे ना कर सका। आप अच्छी तरह सेहतमंद हो जाए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी बहन आपके निकाह में दे दूंगा। वह चंद सानिया उसकी तरफ देखते हुए होंठ काटता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर गंभीर आवाज में बोला, मैं जानता था तुम यही जवाब दोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा कंगाल नौजवान 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। तुम्हारी बहन के हवाले से अब मेरा फैसला बदल गया है। सेहतमंद होने के बाद भी अब नई शादी के लिए मेरा दिल नहीं मानता, इसलिए अपने बजाय बड़े बेटे से तुम्हारी बहन का निकाह पढ़वाऊंगा। तुम जाओ अपने घर में बता दो, 3 दिन बाद तुम्हारी बहन से अपने बेटे मलिक जानान का निकाह पढ़ाने हम आएंगे। उसी रात वो रुखसत होकर हमारी हवेली में आएगी। शाहफराज के दिल का सुकून कट गया था। शामला के लिए बहुत मुद्दत से उसके दिल में मोहब्बत की जो चिंगारी अब भड़क उठी थी। जैनू की शादी के बाद से उसे पाने की तमन्ना बढ़ गई थी। छोटी बहन जैनू की शादी पर शामला आई तो चंद घंटे अपने घर में उसे पाकर वो जैसे निहाल हो गया था। बहाने बहाने से खवातीन वाले हिस्से में जाके उसे ढूंढता था। निगाहों में जज्बों के हजारों चांद रोशन करके उसे एक नज़र देखता था। शामला रात के वक्त ही अपने माँ बाप के साथ वापस चली गई थी। शाहफराज उसके जाने के बाद कई दिनों तक खोया खोया सा रहा था। उस दिन जुनून शौक इस हद तक बढ़ा कि ग्याल की तरफ चल पड़ा। शामला के घर के करीब था कि उसे शहबाज दिखाई दिया। वो घर से निकलकर इसी तरफ आ रहा था। शाहफराज को देखकर शदीद नागवारी के तासरात उसके चेहरे पर फैल गए। शाहफराज झिझकता हुआ करीब गया। शहबाज सर्द लहजे में बोला, तुम ग्याल बहुत आते जाते हो। मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं, इसके बावजूद अक्सर नजर आते हो। क्या इतने बेकार हो कि बेमकसद घूमते रहते हो? शहबाज की तंजिया बातों से अंदर चोट तो शदीद लगी, मगर जब से काम लिया दिल बेताब की तस्कीन का सामान इस घर से जुड़ा हुआ था, इसलिए गुस्सा पीकर ये ख्वाहिश खुशदिली से बोला, कैसी बात करते हो शहबाज, तुम्हारी अम्मी मेरी फुप्पो हैं, क्या इससे बढ़कर कोई रिश्ता अजीज हो सकता है? वो नागवारी से बोला, ठीक है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन इस वक्त अभी घर पर नहीं, अब्बा भी जमीनों की तरफ गया है। शाहफराज उसे घूरते हुए बोला, शहबाज तुम इतनी गैरियत क्यों दिखाते हो? तुम्हारी अम्मी मेरी फुप्पी हैं, इस नाते तुम भी मेरे कुछ लगते हो, उसके बावजूद तुम मुझे हमेशा नापसंद करते हो। ऐसा क्यों करते हो? शहबाज बेनियाजी से बोला, जरूरी नहीं हर बात की कोई वजह हो, ये भी जरूरी नहीं कि तुम जो समझ रहे हो वो दुरुस्त हो। बस मुझे अच्छा नहीं लगता दूर पार के रिश्तों की बुनियाद पर कोई घर की चौखट से ही लगा रहे। जिंदगी में और भी काम पड़े हैं, जैसा कि इस वक्त भी मैं एक ज़रूरी काम से मलिक अफरोज़ की हवेली की तरफ जा रहा हूँ। उसके बेटे मलिक जानान खान से शामला की शादी की बात तय हुई है। कल उसकी रुखसती है, इस हवाले से इन्हें आगाह करने जा रहा हूँ।
یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر تیز تیز چلتا آگے بڑھا۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ اس کی بات نے شاہ فراز پر کیسی قیامت ڈھائی تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ ظاہر وہ مثبت بنا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، مگر دل کے اندر جیسے بھونچال برپا ہو چکے تھے۔ بڑی دیر بعد اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جہاں شاملہ کا گھر تھا۔ اخروٹ، شہتوت اور کیکر کے پیڑوں کے درمیان اس کا گھر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سلگتی ہوئی نظروں سے اس سمت دیکھتے ہوئے بھاری بھاری قدموں سے اس طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دل میں بھی غصہ تھا، صدمہ بھی تھا، امید و وہم کی ایک کشمکش تھی۔ وہ شاملہ کے گھر کے پاس آیا تھا۔ اسے شاملہ دکھائی دی۔ وہ گھر کے ساتھ بہتی چھوٹی سی نہر پر برتن دھو رہی تھی۔ شاہ فراز پر نظر پڑی تو ایک لمحے کو ساکت سی رہ گئی تھی، ایک کرب انگیز تاثر کے ساتھ چند ثانیوں سے دیکھتی رہ گئی، پھر سر جھکائے برتن دھونے لگی۔ شاہ فراز نے سرسراتی آواز میں کہا، شاملہ، مجھے راستے میں شہباز ملا تھا، تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کل ملک افروز کے بیٹے ملک جانان سے نکاح ہو رہا ہے۔ کہہ دو یہ غلط ہے۔ شہباز مجھے تکلیف دینے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ شاملہ نے سر اٹھا کر سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ جیسے چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں، یہ سب سچ ہے۔ وہ ان آنکھوں میں چھپے مفہوم کو سمجھ کر برہمی سے بولا، شہباز ایسا نہیں کر سکتا، وہ میری دشمنی کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت شاملہ کی امی گھر سے باہر نکلی۔ شاہ فراز کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئیں، ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے دیکھ کر قریب آ گئیں۔ شاہ فراز بیٹا، تم کب آئے ہو؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ وہ دکھ سے بولا، پھوپھی یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سب نے شاملہ کی شادی کا اتنی جلدی فیصلہ کر لیا ہے، آپ میں کچھ پتہ بھی چلنے نہیں دیا۔ دل شکستہ سی آواز میں بولی، یہ مجبوری کا فیصلہ ہے بیٹا، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، ہمیں سوچنے کا اور رشتہ داروں سے پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تم جانتے ہو شہباز نے ملک افروز سے 3 لاکھ کا قرضہ لیا تھا، کاروبار کے لیے اس کی لکڑی پکڑی گئی، پیسے سارے ڈوب گئے۔ اس کمبخت ملک افروز نے مزید مہلت سے انکار کر دیا اور اپنے پیسوں کے بدلے شاملہ کا سودا کر لیا، لیکن ملک جانان شادی شدہ ہے، شاملہ سے بہت بڑی عمر کا ہے، کیا یہ ظلم نہیں؟ ارے بیٹا، وہ کمبخت ملک افروز تو پہلے اپنے لیے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا، وہ تو اچھا ہوا چند دن پہلے اسے دل کا دورہ پڑا، اس کی صحت بگڑ گئی۔ ملک جانان بے شک شادی شدہ ہے، مگر اپنے باپ کی طرح 3 بیویوں کا نہیں، ایک ہی بیوی کا شوہر ہے جو جوان بھی ہے۔ شاہ فراز نے دکھ اور غصے سے شاملہ کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے نہر کے بہتے پانی میں برتن ڈبوئے خاموش بیٹھی تھی۔ دل گرفتار شاہ فراز نے اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر ایک گہری سانس لی، اس کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا شہر کے مخالف سمت چل پڑا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ آگے ایک ٹیلے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ ملک افروز کی حویلی 4 کنال کے وسیع و عریض احاطے کے اندر بنی ہوئی تھی، پتھر اور مٹی کے گارے سے چنی ہوئی دیواروں کے اوپر لکڑی کی چھت تھی۔ ملک افروز اپنی 3 بیویوں اور درجن بھر اولاد کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا۔ شاملہ رخصت ہو کر اس حویلی میں آ گئی۔ ملک جانان سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ قاتل العقل بھی تھا، مرد بیزار بھی اور عورت آزار بھی۔ وہ کچھ کام نہیں کرتا تھا، ہر وقت گھر میں گھسا رہتا، منہ سے باتیں کم گالیاں زیادہ نکلتی تھیں۔ اس کے علاوہ منہ سے نسوار آلودہ رال ٹپکتی رہتی تھی۔ اس کی پہلی بیوی کا تعلق خاندان سے تھا، اچھی خاصی قد آور خاتون تھی، مگر شوہر کی مار اور آزار سہ سہ کر ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑتا تھا، چیخ چیخ کر اپنے بال نوچتی تھی، پورا بدن بری طرح کانپنے لگتا تھا، منہ سے سفید جھاگ نکالتی۔ بہت دیر اس حالت میں رہ کر خود ہی سنبھل جاتی۔ شاملہ نے 2-4 دن میں ہی جان لیا تھا، وہ بھائی کی غلطیوں کی بھینٹ چڑھ کر ایک جہنم میں آ گئی ہے جسے اس کا شریک حیات بنایا گیا تھا۔ وہ نیم پاگل تھا، اس کے لیے بیوی یا تو جنسی تسکین کا سامان تھی یا گھر کے کام کرنے والی مشین تھی۔ اس کے احساسات اور جذبات کا پیمانہ رشتوں کے تقدس سے نا آشنا تھا۔ شاملہ کے لیے الگ سے کمرہ نہیں تھا، شوہر کی 2 غیر شادی شدہ بہنوں کے ساتھ ایک کمرے میں اس کی چارپائی ڈال دی گئی تھی۔ میکے سے 2 جوڑے کپڑوں میں آئی تھی، ایک چھوٹے سے لکڑی کے صندوق میں کچھ ضروری نوعیت کی چیزیں لے آئی تھی۔ یہ صندوق کمرے کی ایک دیوار گیر الماری پہ رکھ دیا گیا تھا۔ نئی شادی شدہ لڑکیاں ہزاروں خواب اور کیف آور جذبات کے ہجوم میں شوہر کے گھر آتی ہیں، ایک الگ خوابگاہ کے آسودہ ماحول میں محبت کرنے والے شوہر کی صحبت میں ہر دکھ اور پریشانی بھلا دیتی ہیں۔ وہ ایسی بد نصیب تھی، محبت کرنے والا شوہر بھی نہیں تھا، کیسی آسودہ حال کمرے کی تنہائی میں جی بھر کے رونے کا موقع بھی نہیں تھا۔ دن بھر بڑی سی حویلی میں کام کرتی تھی، ویسے تو دوسری دیورانیاں بھی کام کے لیے موجود تھیں، مگر اس حویلی کے مکینوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سب کے لیے کھانا تیار کرتے کرتے وہ تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ رات کا کھانا شام ہوتے ہی لگ جاتا تھا، عشاء کے بعد سب سونے کی تیاری کرتے تھے۔ وہ تھک ہار کر کمرے میں جانے لگتی تو سوکن بڑی نفرت سے اسے شوہر کے کمرے میں جانے کا حکم دیتی۔ دن بھر کے سخت ترین کاموں سے زیادہ اس حکم سے شاملہ کو وحشت ہوتی تھی۔
मलिक जानान शौहर कम जानवर ज्यादा था। ऐसे में शौहर के कमरे में जाने का सोच कर ही वो सहम जाती थी, मगर जुर्रत इनकार नहीं थी। वो खौफ से कांपती उसके पास जाती। दुख, असियत और कराहत के नाकाबिले बर्दाश्त 2-3 घंटे झेल कर फोड़े की तरह दुखते बदन और जिंदा लाश घसीट घसीट कर दूसरे कमरे में जाती और चारपाई पर बेदम होकर गिर पड़ती। हर गुजरते दिन उसके दिल से शहबाज के लिए बददुआएं निकलती थीं। भाई अपनी बहनों के लिए आसूदगी और सुकून की जिंदगी चाहते हैं। वो ऐसा बदबख्त भाई था जिसने जानबूझकर अपनी नौखेज बहन को जीते जी जहन्नुम से बदतर हालात में झोंक दिया था। श्यामला की दिन रात ऐसे बेरहम हालात के घेरे में आ गई थी कि वो शाहफराज को भी भूल गई। शादी से पहले उसके दिल में शाहफराज के लिए नरम गरम जज्बे उतर आए थे। वो उसके बारे में मीठे मीठे ख्वाब देखने लगी थी। सुबह दम की शबनमी फजाई की तरह कोमल सी एहसास दिल में भर जाता था। लेकिन शादी के बाद मलिक जानान की बेरहम और बेरंग जिंदगी में आकर उसके दिल का हर जज्बा, हर तमन्ना मर चुकी थी। कभी कभी अचानक ही शाहफराज की याद एक लम्स बनकर दिल से उठती थी। वो बेअख्तियार एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती थी। बंद आंखों के पीछे टूटे फूटे दिल की हसरतें चंद आंसुओं की शक्ल में बहकर चेहरे पर फैल जाती थी। वो जल्दी से ये आंसू साफ कर लेती, अपने भाई शहबाज को दिल से बददुआ देती और अपने दिल को बहला लेती। ये ना जाने उसकी बददुआओं का असर था या फिर शहबाज की अपनी बदअमालियों का नतीजा था कि एक दिन उसने सुना कि शहबाज का कत्ल हुआ है। वहां से कुछ फासले पर मौजूद एक बस्ती क्लोकी की निचली जात की एक लड़की से उसका चक्कर चल रहा था। लड़की के भाई ने इन्हें रंगे हाथों पकड़कर दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। शमशेर खान में मजीद इस आग की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहफराज ने दांत पीसते हुए कहा, फिक्र क्यों करते हो शाहफराज, एक छोटी सी गोली काफी है तुम्हारे इंतकाम की आग बुझाने के लिए। कहो तो आज ही ये गोली शहबाज के भेजे में उतार दो। नहीं नहीं, इससे मेरी आग नहीं बुझेगी। शहबाज ने जिस तरह मुझे एक ना खत्म होने वाला दुख दिया है, मेरे अरमानों का खून किया है, मेरी जिद में इसने शामला की शादी मलिक जानान जैसे पागल शख्स से की है, उसके बदले उसे आसान मौत नहीं मारना है बल्कि इबरत का निशान बनाना है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? इसे कैसे इंतकाम लेना चाहते हो? क्या इस लड़की को उठाना है? शमशेर खान ने कहा। वो कुछ सोचते हुए बोला, शामला की शादी को 2 महीने हो गए हैं। मैं इस अरसे में शहबाज की कोई ऐसी कमजोरी तलाश कर रहा था जिसे इस्तेमाल करके उसे अपने कदमों में गिरा सकूं। उसकी एक कमजोरी मेरे हाथ लग गई है। अब इसका ऐसा हशर करूंगा कि मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। शमशेर खान ने कहा, मैं ऊपर जंगल में था, पुलिस मेरे पीछे है, यहाँ बस्ती में भी उसके मुखबर मौजूद है। उसके बावजूद तुम्हारा पैगाम मिला तो आ गया हूँ। मुझे ये बताओ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? शहबाज की कौन सी कमजोरी तुम्हारे हाथ लगी है? मैं जिस कमजोरी की बात कर रहा हूँ उसका बराह रास्त ताल्लुक तुम्हारे साथ भी है। तुम्हारे ताउन से ही उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। पहेलियां मत बुझवा। शाहफराज, साफ बताओ क्या मसला है? उसने कहा, तुम 3 कत्ल करके मगरूर हो गए हो, 1 साल से ज्यादा हुआ अपने घर और बस्ती से दूर हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है। जो लड़का मेरी खुशियों का लुटेरा है वो तुम्हारी इज्जत का भी डाकू है। शहबाज तुम्हारी बहन से छुपकर मिलता है। मैंने खुद अपनी आंखों से नाले के पास इन दोनों को देखा है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी इज्जत मेरी गैरत है। शहबाज हम दोनों का मुजरिम है, इसलिए हम दोनों मिलकर उसे ठिकाने लगाएंगे। शमशेर खान गुस्से की शिद्दत से कपकपाने लगा। क्लाशनकोफ हाथ में लहराकर गरजते हुए बोला, शाहफराज, मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। अगर ये बात गलत हुई तो याद रखो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें छलनी करके रख दूंगा। मैं गलत इल्जाम नहीं लगा रहा। शमशेर खान, तुम एक मफरूर कातिल हो। मैं इतना अहमक नहीं तुम्हारे जैसे खतरनाक कातिल को बेजा गुस्सा दिलाऊं। मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी ये मंजर दिखाऊंगा ताकि तुम यकीन कर लो। शमशेर खान ने कहा, मैं ज्यादा वक्त बस्ती में नहीं रह सकता। पुलिस के मुखबर हर जगह मौजूद है। मैं इसी वक्त अपने घर जाता हूँ, अपनी बहन से पूछ लेता हूँ। ये बात सच हुई तो तुम तक इन दोनों के अंजाम की खबर पहुंच जाएगी। शाहफराज ने कहा, तुम्हारी इज्जत मेरी गैरत है, छोड़ दो। इस बदमाश शहबाज से तुम्हारी इज्जत पामाल करने का इंतकाम मैं ले लूंगा। तुम वापस जंगल की तरफ चले जाओ, मैं इनका पीछा करूंगा। जो इंतकाम तुम लेना चाहते हो मैं ले लूंगा। बस तुम एक काम करो, जब इन दोनों को मैं कत्ल कर डालूंगा तब उसका एतराफ तुम करोगे। तुम वैसे भी मफरूर हो, पहले ही 3 कत्ल में मतलूब हो। ऐसे में ये वाकया तुम्हारे लिए ज्यादा तबाहकुन नहीं होगा। इन दोनों की एक जगह से बरामद होने वाली लाशें ही इस बात का सबूत होंगी कि तुमने एक गैरतमंद भाई का किरदार निभाया है। शमशेर खान कमीन जात का फर्द था। इन इलाकों में ये जात कमतर समझी जाती है। आला जात के लोग इनके साथ अक्सर तहजीक आमेज रवैया अपनाते हैं। शमशेर खान ने जो 3 कत्ल किए थे वो भी इन्हीं रवैयों के रद्द अमल में किए थे। शाहफराज को इत्तफाक से भी पता चला था कि शहबाज शमशेर की बहन से मिलता था। उस दिन वो अपनी बहन से मिलने खलोई बस्ती
गया था। गर्मी का मौसम था। वो शाम के वक्त बहन के घर छत पर चारपाई डाले नीम दराज था। छत की छोटी सी मंदिर के चारों तरफ कलोई बस्ती दिखाई दे रही थी। शहतूत, अखरोट, खुबानी के दरख्तों के बीच कहीं कहीं मकान बने हुए थे। अचानक ही वो ठटक गया। जरा फासले पर बस्ती की तरफ आने वाले रास्ते पर उसे शहबाज दिखाई दिया था। वो अकेला ही था, दरमियानी रफ्तार से चलता करीब आ रहा था। उसे देखकर शाफराज की आंखों में गुस्से और नफरत के शोले लपकने लगे। ये वो खुद गर्ज और बेहिस भाई था जिसने शामला को उससे छीन लिया था। उसकी आंखों में जिन ख्वाबों ने डेरे डाल दिए थे, इन्हें उजाड़ दिया था। इसने दिल में अहद किया था, शहबाज को इसके किए की सजा जरूर देगा। वो शामला की शादी के बाद से किसी मुनासिब मौके के इंतजार में था। इस वक्त इसे खलोई बस्ती में देखकर नफरत और गुस्से की आग दहक उठी थी। वो चारपाई से उठा, गहरी सोचती और टटोलती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शहबाज रास्ते से उतरकर एक पगडंडी के जरिए दरख्तों में घिरे एक मकान के करीब गया था। शाफराज जानता था वो मकान शमशेर का था। 1 साल पहले जब उसने बड़ी जात के 3 नौजवानों का खून किया था, उस दिन से वो मकान से गायब था। शाफराज की इससे बहुत पहले से दोस्ती थी। वो जब भी अपनी बहन से मिलने आता था, शमशेर खान से जरूर मुलाकात करता था, उसके घर भी जाता था। बहुत देर तक दोनों इकट्ठे बैठे रहते थे। इस वक्त शहबाज को शमशेर के घर के करीब देखकर उसे तजस्सुस सा होने लगा। छत की मंडीर के पास जाकर गौर से देखा। शहबाज मकान के पास जाके खड़ा हुआ था। शाम के साए फैलने लगे थे। घने दरख्तों की वजह से साए गहरे हो रहे थे। खलोई बस्ती में अक्सर मकान दूर दूर बने हुए थे, लोग भी बहुत कम थे। इस वक्त खेतों में कोई दूसरा शख्स भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही शाफराज को ऐसे लगा कि शहबाज ने सीटी की आवाज़ निकाली थी। उसने गौर से सुना। सीटी की मखसूस आवाज़ फिर से सुनाई दी थी। जरा ही देर में शमशेर के मकान की छत पर एक लड़की नजर आई। इससे फासला बहुत ज्यादा था, उसके बावजूद शाफराज पहचान गया वो शमशेर की बहन थी। वो चंद सानिये छत पर खड़ी रही थी। उसके बाद हाथ से इशारा करते हुए तेजी से नीचे उतरकर गायब हो गई थी। इस असना में शहबाज उनके मकान के करीब से गुजरकर नाले की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चलने लगा। तालाब जरा से फासले पर नशीब की तरफ था। शहबाज बहुत आगे जाने तक पलट पलट कर शमशेर के मकान की तरफ देखता रहा था। शाफराज अपनी बहन की छत पर खड़ा ये सारा मंजर बहुत गौर से और दिलचस्पी से देख रहा था। शहबाज का पुरइसरार अंदाज में वहां आके सीटी बजाना, शमशेर की बहन का छत पर चढ़कर हाथ से इशारा करना, फिर शहबाज को नाले की तरफ मशकूक तरीके से चले जाना, कई तरह के ख्यालात की खिड़कियां खोल रहा था। वो एक नतीजे पर पहुंचकर तेजी से छत से नीचे उतरा। उसकी बहन के घर के सामने खुले खुले खेत थे जहां गंदम की फसल मौजूद थी। खेतों के दरमियान शहतूत और अखरोट के दरख्त थे। वो छत से उतरकर घर से बाहर आया। खेतों के दरमियान एक दरख्त के पीछे खड़े होकर शमशेर के मकान की तरफ देखने लगा। जरा ही देर बाद उसे शमशेर की बहन नजर आई। वो अपने घर से निकलकर उस सिमत जा रही थी जिधर शहबाज गया था। उसी वक्त उसका 10 साल का भांजा घर से बाहर निकला। फराज ने कुछ सोचकर उसे आवाज दी। भांजा करीब आया। शाह असीद, वो लड़की जो सामने नजर आ रही है शमशेर की बहन है ना? उसने पूछा। जी मामू, शमशेर चाचू की छोटी बहन है, भांजे ने तवक्को के मुताबिक जवाब दिया। उसका नाम क्या है? जीनत है मामू। आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही पूछ रहा था। तुम जाओ, मैं किसी काम से दूर जा रहा हूँ, देर हुई तो अपनी अम्मी को बता देना। शाफराज ने कुछ देर इंतजार किया। जब वह लड़की जिसका नाम जीनत मालूम हुआ था कुछ आगे गई तो वो भी एहतियात से पीछे पीछे चलने लगा। शहबाज बहुत आगे जाकर नजरों से ओझल हो गया था। उसके और जीनत के दरमियान बहुत से खेत और दरख्त थे। उसके बावजूद वो फासला रखकर ताकुब कर रहा था। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। वो समझ गया था शहबाज और शमशेर की बहन के दरमियान कोई खास ताल्लुक है। इसे मालूम था शमशेर की 2 बहनें थीं, घर में बूढ़े माँ बाप थे। शमशेर के सिवा कोई और बेटा नहीं था। ये लड़की उसकी छोटी बहन थी। किसी और मौके पर शायद वो इन दोनों के ताल्लुक को नज़रअंदाज करता, इनका साथी फेल समझकर, अहमियत नहीं देता, मगर शहबाज से अनाथ की वजह से वो अब कुछ और सोचने लगा था। इससे अपनी मोहब्बत के लुटने का इंतकाम लेने का फैसला किया था। इन कबायली इलाकों में लड़की को 7 पर्दों के पीछे छुपा के रखा जाता था। लड़की या औरत का खुले आम फिरना बहुत ही मायूब समझा जाता था। ऐसे में किसी लड़की और लड़के के नाजायज ताल्लुक पर तो कयामत बर्पा होती थी। शाफराज ने अपनी मनसूबाबंदी कर ली थी। वो बहुत दिनों से शहबाज से बदला लेने का सोच रहा था। इत्तेफाक से एक ऐसा मौका हाथ आया था कि गुस्से की आग भी ठंडी हो जाती। उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता। तालाब करीब ही था। जीनत उसके करीब पहुंची थी कि एक दरख्त के पीछे से शहबाज बरामद हुआ। उससे कुछ फासला रखकर वो नाले के पास बनी झाड़ियों में घुस गया। जीनत भी थोड़ी देर बाद यहाँ वहां देखती इन झाड़ियों की तरफ चली गई। शाफराज कुछ फासले से दरख्तों की आड़ लेते ये सब देख रहा था। वो दोनों आगे पीछे इन झाड़ियों में चले गए तो इसके लिए अब तक की कोई बात नहीं रही। वो जेरे लब एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ वापस आया। चलते हुए उसका दिमाग भी तेजी से चल रहा था। शहबाज से बदला लेने का जो सुनहरी मौका हाथ आया था उसकी तकमील के लिए शमशेर खान से मिलना जरूरी था। वो वापस अपनी बहन के मकान में नहीं गया।
वहां से सीधा अपने गांव संगोर आ गया। अपने खास दोस्त को समझा बुझा के ऊपर जंगल की तरफ भेज दिया। अगले दिन शमशेर से मुलाकात के लिए मखसूस जगह पर पहुंच गया। उसे शहबाज और उसकी बहन के नाजायज ताल्लुक की सारी बात बता दी। उसे इस बात पर राजी कराया कि इन दोनों को वो कत्ल करेगा, जबकि शमशेर ये इल्जाम अपने सर लेगा। शाहफराज कई दिनों तक शहबाज का पीछा करता रहा। उसके घर के सामने एक बुलंद टीले पर छुपकर बैठा रहता। शहबाज जब घर से बाहर निकलता था, चुपके चुपके उसका ताकुब करता। इत्तेफाक से 3-4 दिनों तक उसने खलोई का रुख नहीं किया। ये बस्ती ग्याल से 4-5 किलोमीटर के फासले पर थी। शाहफराज को यकीन था वो जरूर अपनी महबूबा से मिलने जाएगा। नौजवानी में मुंह को जिन्स लतीफ का चस्का लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छुटता है, इसलिए वो बड़े तहम्मुल से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब शहबाज जीनत से मिलने जाएगा। 5वें दिन उसकी मुराद बर आई। शाम से जरा पहले ही शहबाज अपने घर से निकलकर उस सिमत जाने लगा जहां खलोई बस्ती थी। शाहफराज फासला रखकर उसके पीछे चलने लगा। कुछ फासला तय करके जब उसे यकीन हुआ कि शहबाज खलोई की तरफ ही जा रहा है, तब उसने रास्ता बदल दिया। एक मुख्तसर सी पहाड़ी रास्ते से होते हुए शहबाज से पहले खलोई पहुंच गया। शमशेर के मकान के करीब एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। खेतों में इस वक्त कुछ लोग जिम्मेदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद उसे शहबाज आता हुआ नजर आया। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। आने वाले लम्हों में जो कदम उसे उठाना था, उसके बारे में सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ डालकर अपने पिस्तौल का लम्स महसूस किया। इस आतशी हथियार से आज वो अपने दिल में लगी गुस्से और बदले की आग ठंडी करने वाला था। इस दौरान में शहबाज ने जीनत को मुतवज्जा कराने के लिए सीटी बजाई थी। जरा देर बाद वो छत पर नुमदार हुई। चंद सानिये वहां रहकर हाथ से कुछ इशारा करती हुई वापस नीचे उतर गई। उसके बाद शहबाज इस पगडंडी पर चलते हुए नाले की तरफ जाने लगा। इस वक्त शाम के साए गहरे हो गए थे। चंद एक लोग जो खेतों में नजर आ रहे थे वो मोहब्बत और दुश्मनी के इस खेल से बेखबर अपने कामों में मसरूफ थे। इन्हें मालूम नहीं था इनकी बस्ती की एक लड़की मोहब्बत के ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जिसका अंजाम इलाके की रवायात के मुताबिक बहुत भयानक था। शाहफराज अभी तक शहतूत के पेड़ की ओट में छुपा हुआ था। उसकी सारी हसियात सिमट कर आंखों में दर आई थी। वो पलक झिपकाए बगैर शमशेर के घर की तरफ देख रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद उसे जीनत दिखाई दी। वो बड़ी ही चादर ओढ़कर घर के छोटे से दरवाजे से बाहर निकली थी। दरवाजे के पास खड़ी होकर चंद सानियों तक चारों तरफ देखती रही थी, फिर नाले की सिमत तेज तेज चलते हुए जाने लगी। उसके अंदाज में घबराहट भी थी, उजलत भी थी। शाहफराज जानता था शमशेर अकेला भाई था। बूढ़े माँ बाप और बड़ी बहन घर में मौजूद थे। उसे एक जरा हैरत हुई, इन सबको कैसे ला इल्म रखकर वो शाम के ऐसे वक्त घर से निकलकर अपने आशना से मिलने जा रही थी। जरा देर बाद वो नाले के पास पहुंच गई। बस्ती के आखिर में जहां खेत खत्म होते थे उसके बाद एक खाई सी थी। वहां भी झाड़ियां थी। इन झाड़ियों के इख्तिताम पर तालाब बहता था। शाहफराज ने देखा जीनत खाई में उतरकर झाड़ियों में दाखिल हो गई थी। वो बहुत एहतियात से दबे पांव चलता इस तरफ जाने लगा। झाड़ियां कहीं नहीं इंसानी कद जितनी होती ऊंची थी। वो झुककर इनके दरमियान से रास्ता बनाता आगे बढ़ने लगा। वो बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कहीं झुककर कहीं पेट के बल लेटकर घिसता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसके कानों में नुस्वानी आवाज पड़ी। उसने कान लगाकर गौर से सुना। नुस्वानी अदाओं से भरी हंसी के साथ साथ मर्दाना आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये आवाजें जिस तरफ से आ रही थी वहां ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। शाहफराज ने अंदाजा लगाया कि ज्यादा से ज्यादा 10 गज के फासले पर उसका शिकार मौजूद था। उसने पिस्तौल हाथ में मजबूती से थाम लिया। हाथों और घुटनों के बल बहुत आहिस्तगी से इस तरफ बढ़ने लगा। वो जूं जूं उनके करीब जा रहा था, उनकी मस्ती भरी आवाजें भी वाजे सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक ही वो खड़ा हुआ। उसका जिस्म एकदम तन गया, जैसे चीता घात लगा के हिरन पर झपटता है। वो भी झाड़ियों के बीच तेजी से छलांग लगाता हुआ अपने शिकार के सर पर पहुंच गया। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े बैठे थे। जीनत ने शहबाज के कंधे पर सर रखा हुआ था। शहबाज का एक हाथ उसकी कमर के गिर्द मौजूद था। शाहफराज एकदम सामने आया तो वो दोनों हड़बड़ाकर अलग हुए और इस्तरारी तौर पर खड़े होने लगे। शाहफराज ने गरज कर कहा, खबरदार इसी तरह बैठे रहो वरना गोली मार दूंगा। जीनत के चेहरे पर शदीद घबराहट थी। शहबाज गुस्से और हैरत से उसे देख रहा था। तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या हमारा पीछा कर रहे थे? वो गुस्से से बोला। शाहफराज ने दांत पीसते हुए कहा, मेरा शामला के करीब होना तुमसे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हारी गैरत जाग जाती थी। अब किसी और की बहन से नाजायज ताल्लुकात बनाते हुए गैरत कहाँ मर गई कमीने? मेरे सामने से चले जाओ। मैं वादा करता हूँ आइंदा इधर का रुख नहीं करूंगा। देखो शाहफराज, इस बात को ज्यादा मत उछालो। तुम मेरे भाई हो, मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना करो। इसने धाड़ कर कहा। अपनी मनहूस जुबान से मुझे भाई मत कहो। याद करो मैंने भी इसी रिश्ते का हवाला दिया था और तुमने बेदर्दी से इनकार कर दिया था। अब तुम मेरे भाई नहीं मेरे दुश्मन हो। तुमने मुझसे शामला को जुदा कर दिया।
ऐसे अपने लालच और नालायकी की भेंट चढ़ा दिया उसे। मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी, अब मुझसे बच नहीं सकते हो। जीनत शदीद खौफ से जैसे सकते की हालत में आ गई थी। वो लड़खड़ाती आवाज में दोनों हाथ फरियादी अंदाज में जोड़कर बोली, खुदा के लिए हमें माफ कर दे मेरे शमशेर भाई, आप यहाँ से जाने दें। कसम खाती हूँ मैं पाक साफ हूँ, हम एक दोस्त के हैं, इस वास्ते मुझे कोई गुनाह नहीं किया। वो नफरत से उसकी तरफ झुक कर बोला, इससे बढ़कर किस गुनाह की बात कर रही हो बेहया लड़की? इस तन्हाई में सबसे छुप कर यहाँ बैठी हो अपने इस यार के साथ। ये गुनाह नहीं, अगर मैंने माफ किया तो भी शमशेर माफ नहीं करेगा। इसे तुम्हारी बेहयाई के बारे में सब मालूम है। उसने ही मुझे इजाजत दी है तुम दोनों को इस बेशर्मी की सजा दे दो। वैसे भी शहबाज को मिलकर तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इस तरह यह कत्ल गले का तोक बन जाएगा। तुम्हें भी साथ मारकर इसे गैरत का वाकया करार दिया जाएगा। तुम्हारा भाई शमशेर फख्र से कह सकेगा कि अपनी बेहया बहन को उसके बगैरत आशना समेत कत्ल कर दिया है। ये कहकर उसने होंठ भींच लिए। 10 फुट से कम फासले से तड़ तड़ पिस्तौल से फायरिंग की। वो दोनों बैठी हुई हालत में ही अपने जिस्म पर गोलियां खा के ढेर हो गए। शाहफराज ने पूरे इत्मीनान से पिस्तौल की सारी गोलियां इनके जिस्मों में उतार दी। उसके बाद तेजी से झाड़ियों के अंदर से जगह बनाता खलोई की मुखालिफ सिमत चलने लगा। इस दौरान अंधेरा फैलने लगा था। उसके झाड़ियों से निकलने के कुछ देर बाद एक और शख्स इधर उधर देखता हुआ झाड़ियों से बरामद हुआ। उसने दूर दूर तक देखा, शाहफराज गायब हो गया था। वो शख्स भी तेज तेज चलता हुआ खलोई की तरफ जाने लगा। शाहफराज तेजी से अपने गांव संगोर की तरफ जा रहा था। वो जल्द अज जल्द गांव पहुंचकर इसी रात ऊपर जंगल की तरफ जाने वाला था जहां शमशेर उसका मुंतजिर था। वो शमशेर को बताने वाला था कि उसकी बेहया बहन को आशना समेत मौत की घाट उतार दिया है। अब वो वादे के मुताबिक इस वाक़े का इल्ज़ाम अपने सर लेने का ऐलान कर दे। शामला की ज़िंदगी में मसाइब का एक हजूम था। 16-17 साल की उम्र में ही एक पुख्ता उम्र के शादीशुदा शख्स के साथ उसे बांध दिया गया था। वो इस सब का कसूरवार अपने भाई शहबाज को समझती थी। उसकी गलतियों का खुमियाजा वो भुगत रही थी। जब भी अपने मिजाजी खुदा मलिक जहान के जिनसे तशद्दुद और वहशियाना सलूक से उसकी दबी दबी चीखें निकल जाती थीं, उसके दिल से शहबाज के लिए बद्दुआ निकलती थी। बद्दुआ उसे मालूम नहीं था शिकस्ता दिल की पुकार इतनी जल्दी कबूल होगी। उसने जब शहबाज के कत्ल की खबर सुनी तो भाई की मोहब्बत जोश में आ गई। उसके दिल में भाई के लिए जो शिकवे थे वो दूर हो गए। वो शिद्दत गम और सदमे से रोती चिल्लाती बाप के घर आई, माँ के गले लगकर भाई को याद करके दहाड़े मार मार के रोने लगी। शहबाज और जीनत के कत्ल की खबर पूरे इलाके में फैल गई थी। इन दोनों की लाशें नाले के पास इकट्ठे मिल गई थीं। ऐसे मौके पे भी राय यही थी होती कि ये दोनों गुनाहगार हैं, अपने किए की सजा पाई है। इन दोनों के कत्ल पर भी ऐसे ख्यालात का इजहार होने लगा। लोग हैरान भी थे कि शमशेर खान मफरूर जिंदगी गुजारता था, उसे इन दोनों के नाजायज ताल्लुक का कैसे इल्म हुआ। वाकई की पहली रात तो किसी को भी इल्म नहीं हुआ था कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था, क्योंकि शमशेर खान तक अभी शाहफराज ने यह खबर नहीं पहुंचाई थी। अगली सुबह शमशेर ने अपने एक साथी के जरिए अपने वालिद तक ये पैगाम पहुंचाया कि इन दोनों का कत्ल उसने किया है। उसे बहन के किरदार पर शक था। बहुत दिनों तक पीछा करने के बाद इन दोनों को इकट्ठे ही कत्ल कर दिया। पुलिस को पहले से ही वो मतलूब था। अब दोहरे कत्ल का एक और केस उसके नाम पर खुल गया। शहबाज के वालिद और दूसरे रिश्तेदार भी बेबस होकर रह गए थे। उन्होंने शर्म की वजह से कत्ल की एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई थी। इनके नज़दीक शहबाज ने जो गलत हरकत की थी, इलाके की रवायात के मुताबिक उसकी सजा यही होती थी। ऐसे में वो शहबाज के कत्ल का बदला भी लेने से कासिर थे, क्योंकि कातिल ने अपनी बहन को भी उसके साथ मार डाला था। शामला भाई के शोक तक माँ बाप के घर में ही रही। इन 3 दिनों में शाहफराज भी कई दफ़ा उनके घर आया था। आंखों में दुख और हसरत लिए उससे मिला भी था। शामला के बाप के सामने बड़े जोश से शहबाज के कत्ल का बदला लेने की बातें भी करता रहा था। शामला के अब्बा अफजल खान ने कहा, मेरे बेटे ने कौन सा गैरत का काम किया है जिसका बदला लिया जाए? इस कमबख्त की वजह से मेरी बेटी शामला की जिंदगी तबाह हो गई है। मुझे माली तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया है। अब एक इज्जत रह गई थी, उसे भी बर्बाद कर दिया। मैं उस दिन पर अफसोस करता हूँ जब वो पैदा हुआ था। तीसरे दिन शामला छोटे भाई गुलबाज के साथ ससुराल वापस जा रही थी। शाहफराज को उसकी वापसी का इल्म हुआ तो उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। शामला उसे देखकर घबरा गई। उसका ससुराल ज्यादा फासले पर नहीं था। गयाल बस्ती के आखिर में मलिक अफरोज खान की हवेली थी। शाहफराज उसे खौफजदा देखकर बोला, शामला डरो नहीं, मैं ज्यादा देर तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। घर में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए रास्ते में आ गया हूँ। वो यहाँ वहाँ देखती हुई मुतहिश लहजे में बोली, मेरे ससुराल वाले शहबाज भाई से भी ज्यादा तंग नजर हैं, किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। वो दुख से बोला, इस मलिक जानान जैसे पागल के पास तुम बिल्कुल खुश नहीं होगी। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो दिल फट जाता है। तुम एक बार मुझे इशारा कर दो, मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हें वहां से निकाल कर कहीं दूर ले जाऊंगा। वो सहम कर बोली, नहीं नहीं, ऐसी बातें ना करें, ये सच है। मैं वहां खुश नहीं हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाऊंगी। शहबाज भाई की वजह से पूरा खानदान सदमे में है।
میں نے بھی ایسی حرکت کی تو میرے ابا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز چلتی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ شافراز زخمی زخمی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دل کے اندر غصے اور صدمے کی تیز آندھیاں چل رہی تھیں۔ اسے کھو دینے کا احساس ایک زہر بھرے خون کی طرح اس کی نس نس میں دوڑ رہا تھا۔ اس زہریلے احساس کے زیر اثر اس نے شہباز کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کا غصہ اور صدمہ کم نہیں ہوا تھا۔ اب خدا جانے شاملہ سے محرومی کی آگ مزید کتنوں کو جلا کر بھسم کر دینے والی تھی۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں شہباز اور زینت کا قتل بہت سے دماغوں سے نکل گیا تھا۔ ابتدائی دنوں سے جو ایک غلغلہ برپا ہوا تھا اس کی گونج بھی کم ہو گئی تھی۔ پولیس نے اپنی طرف سے اس واقعے کی تفتیش کی، جس میں مجرموں کو پکڑنے کی نسبت معمول کی ایک کارروائی میں فرد شناسی کا اثر زیادہ تھا۔ چند بار پولیس کی ٹیمیں بلند پہاڑوں اور جنگلوں میں شمشیر کے تعاقب میں بھی گئی، مگر ایک حد سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کی۔ ویسے بھی کیس کی تحقیقات اور مجرموں کی گرفتاری کے لیے فریقی موجود نہیں تھا، اس لیے پولیس نے بھی زیادہ پھرتی دکھانے کی زحمت نہیں کی۔ شافراز نے جس اضطراری پہچان اور انتقامی جذبے سے شہباز کا خون کیا تھا وہ اسے سکون نہیں دے سکا۔ شہباز کے لیے صدمے اور بدلے کی جو آگ بھڑکی ہوئی تھی وہ تو ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر شاملہ کی جدائی کی آتش نے اس کا دل جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ اس عرصے میں مفرور مجرم شمشیر خان کے ایک نئے روپ نے علاقے میں تھرتھلی مچا دی تھی۔ کچھ ایسے ڈاکہ زنی اور چوری کے واقعات ہوئے تھے جس کے آثار اس سے جا کر ملتے تھے۔ یہ مشہور ہو گیا تھا، وہ اوپر پہاڑوں اور جنگلوں سے اچانک ہی وادیوں میں اتر آتا ہے، گھروں اور دکانوں میں نقب لگاتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیسے اور قیمتی چیزیں چرا کر یا ہتھیاروں کے بل پر لوٹ کر لے جاتا ہے۔ واردات کرنے والے اکثر منہ سر ڈھانپ کر آتے تھے۔ آواز اور حلیے سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ شمشیر خان تھا۔ وہ بہت عرصے سے پہاڑوں جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ اب اپنا خرچہ اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے ڈاکو کا روپ دھار لیا تھا۔ اس دن شافراز شام کے وقت پہاڑی چشمے کے پاس مجنو کے پیڑ تلے بیٹھا تھا۔ چشمے سے پانی نکل کر ایک چھوٹی سی ندی کے ذریعے بہت نشیب کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کھویا کھویا ندی پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اچانک ہی اپنے قریب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا، پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ شمشیر خان اس کے سامنے کھڑا تھا، اکیلا تھا۔ شافراز سے ایک دم کھڑا ہوا۔ شمشیر، تم کب آئے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ سوال اہم نہیں، اہم بات یہ ہے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اس نے کہا، تمہارا آنے کی وجہ مجھے تو معلوم نہیں، مگر علاقے میں ہر دوسرے شخص کی زبان پر تمہارا چرچا ہے۔ ڈاکو شمشیر خان کی شہرت اور اس کا خوف ان ساری وادیوں میں پھیل رہا ہے۔ کیا پھر کسی واردات کے لیے آئے ہو؟ وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولا۔ تم سب لوگ اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہو، کماتے ہو اور آرام سے کھاتے ہو۔ میں کردہ نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے جنگلوں اور پہاڑوں میں دربدر ہو رہا ہوں۔ میری بھی ہزاروں ضرورتیں ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے مجبوراً یہ راستہ منتخب کرنا پڑا ہے۔ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ شافراز نے چونکتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شمشیر؟ میں نے تو تمہارا ساتھ دیا ہے، تمہاری بہن کی عزت پامال کرنے والے کو قتل کر دیا ہے۔ میں درست کہہ رہا ہوں، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ پہاڑوں سے اتر کر بھی اپنے گھر بھی جاتا تھا، اپنے ماں باپ سے ملتا تھا، ضرورت کی چیزیں اور کھانے پینے کا سامان وہاں سے لے جاتا تھا۔ جب سے اپنی بہن کے قاتل کے طور پر سامنے آیا ہوں، باپ نے بھی گھر میں داخلہ بند کر دیا ہے، اس لیے ڈاکہ زنی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھ سے کوئی کام ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کی طرف گھڑتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا، مجھے 50,000 روپوں کی ضرورت ہے، تم سے لینے آیا ہوں۔ میں تمہاری ضرورت کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، مگر سچ کہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، میں تم سے یہ جواب سننے نہیں آیا ہوں، کہیں سے بھی بندوبست کر لو، مجھے 50,000 روپے پورے کر کے دو، ورنہ شہباز کے قتل کے اصل مجرم کے بارے میں سب کو بتا دوں گا۔ شافراز چونک اٹھا، شدید حیرت سے بولا، شمشیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری غیرت کی خاطر میں نے یہ قتل کیے ہیں، مجھے اس قتل میں ملوث کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ غصے سے بولا، مجھے اتنا بے وقوف مت سمجھو، میری بہن کی بے حیائی کا تو صرف بہانہ تھا، اصل میں تمہیں شہباز سے نفرت تھی، اپنی معشوقہ کی جدائی کا دکھ تھا جس پر میرا نام استعمال کیا، میرے اوپر 2 مزید انسانوں کے قتل کا دھبا لگا دیا، مجھے اپنے ماں باپ اور گھر سے دور کر دیا، ایسے میں پہاڑوں اور جنگلوں میں بھٹک رہا ہوں اور تم اپنے گھر میں سکون سے رہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے 50,000 روپے دے کر اس کا ازالہ کر سکتے ہو اور آزادی سے رہ سکتے ہو۔ شافراز ناگواری سے بولا، مجھے یقین نہیں تھا تم مجھے بلیک میل کرو گے، اگر میں تمہارے مطالبے سے انکار کر دوں تو کیا ثبوت ہے کہ یہ قتل میں نے کیے ہیں؟ میرا تعلق اس واقعے میں تم کیسے جوڑ سکتے ہو؟ وہ مکاری سے زیر لب مسکرایا، اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا۔ ان علاقوں میں موبائل نیٹ ورک نہیں تھا، شوقین مزاج لوگ اس کی آڈیو ویڈیو اور کیمرے کی سہولتوں سے لطف اٹھاتے تھے۔ شمشیر نے موبائل کی اسکرین آن کرتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں بغیر ثبوت کے بات کرتا ہوں؟
میں نے تمہیں گھیرنے کے لیے پکا بندوبست کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسکرین کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ شاہ فراز یک بارگی چونک اٹھا۔ موبائل کی اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ پستول ہاتھ میں لیے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر شہباز اور زینت بھی نظر آئے۔ وہ دونوں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد وہ گفتگو شروع ہوئی جو شاہ فراز نے ان دونوں کو گولی مارنے سے قبل کی تھی۔ آخر میں ان دونوں کو گولیاں مارنے کا سارا منظر اس ویڈیو میں محفوظ تھا۔ شمشیر خان زہر خان لہجے میں بولا، تم حیران ہو گے؟ جن جھاڑیوں کے پاس اکیلے یہ واردات کی تھی وہاں کسی نے ایسی چالاکی کی ہے؟ یہ میرے کہنے پر میرے ایک ساتھی نے کی تھی۔ اصل میں ایک مفرور بن کے میرے لیے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مجھے بس پیسہ چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی اور اپنی ضرورت کے لیے بھی۔ تم نے جب میری بہن پر الزام لگایا اور خود ان دونوں کو سزا دینے کی پیشکش کی، پھر اعتراف جرم میرے کھاتے میں ڈال دیا تو اس کے پیچھے تمہارا اپنا مفاد تھا۔ میں نے سوچا ابھی تمہیں تمہاری مرضی کا کام کرنے دیتا ہوں، بعد میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ میرے کندھوں پر بندوق رکھ کر جو فائر کیا ہے اس کا حساب برابر کر لوں گا۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے ایک ہوشیار ساتھی کو ہر وقت اپنے گھر کی نگرانی پر مامور کیا۔ اس دن تم جب ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے جھاڑیوں کے اندر گئے تو وہ بھی تمہارا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے سے اس نے یہ ساری کارروائی اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی۔ تم ان دونوں کو گولیاں مار کر اپنے راستے پر چلے گئے، وہ سیدھا میرے پاس آ گیا تمہارے جرم کا ایک ناقابل تردید ثبوت ساتھ لے کر۔ اب بتاؤ میرے دوست، تم اپنے مفرور اور ڈاکو دوست کے لیے 50,000 روپوں کا بندوبست کرتے ہو یا شہباز کے خاندان سے دشمنی مول لینے کی تیاری کرتے ہو؟ اس نے دکھ اور افسوس سے کہا۔ تم سے ایسی چال بازی کی توقع نہیں تھی، مجھے بڑی بری طرح پھنسا لیا ہے۔ بے شک عدالت میں اس ویڈیو کو جھٹلا سکنا ہوں مگر شہباز کے خاندان والوں کو سمجھا نہیں سکوں گا۔ ایک نہ ختم ہونے والا دشمنی کا سلسلہ شروع ہوگا، اس لیے مجبوری کی حالت میں تمہارا مطالبہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 50,000 روپے نہیں۔ مجھے کچھ وقت دے دو، کہیں سے پورے کر لوں گا۔ شمشیر نے خشک لہجے میں کہا، میرے پاس 3 دن سے زیادہ کا وقت نہیں۔ میں پہاڑوں سے ہوتے ہوئے علاقہ غیر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پولیس نے میرے اور میرے دشمنوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے، اس لیے میں یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ تم 3 دنوں میں میرا مطالبہ پورا کرو ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاہ فراز سر جھکائے سوچنے کے انداز میں بڑی دیر تک بیٹھا رہا۔ اچانک ہی سر اٹھا کر اس نے کہا، شمشیر، میں تمہیں 50,000 کے بجائے 5 لاکھ روپے دے دوں گا۔ اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم دونوں مل کر ایک جگہ ڈاکہ ڈالیں گے، مجھے امید ہے وہاں سے لاکھوں روپے مل جائیں گے۔ تم کسی جگہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خشمگی لہجے میں بولا، کہیں مجھے پھنسانے کی سازش تو نہیں کر رہے؟ نہیں نہیں، مجھ پر بھروسہ کر لو، تم ویسے بھی ڈاکہ ڈالنے کے عادی ہو گئے ہو۔ ایک اور واردات تمہارے نام لکھ دی جائے تو کیا حرج ہے؟ تمہیں لاکھوں روپے ملیں گے۔ کھل کر بتاؤ کیسی جگہ واردات کرنی ہے؟ شاہ فراز نے سرسراتی آواز میں کہا، ملک افروز خان کی حویلی میں۔ اس سود خور ملک کے پاس علاقے کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی جمع ہوتی رہتی ہے، تھوڑا سا قرض دے کر عمر بھر سود کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھتا ہے۔ ایسے میں اس کی دولت لوٹ لیں گے تو تسلی بھی ہو جائے۔ شمشیر سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس حویلی میں تمہاری معشوقہ بھی ہے نا؟ ایک طرح سے تم شہباز کے بعد اپنی معشوقہ کے سسرال والوں کو بھی ذکر پہنچانا چاہتے ہو۔ بڑے منتقم مزاج عاشق ہو۔ خیر، مجھے پیسوں سے غرض ہے، تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا بدلہ کن کن سے لیتے ہو یہ میرا درد سر نہیں۔ دروازے کو ذہن میں نے حویلی اندر سے دیکھی ہے، اپنے ابا کے ساتھ بہت دفعہ وہاں گیا ہوں۔ حویلی کا پورا نقشہ میرے ذہن میں ہے۔ تقریباً 4 کنال حویلی کے 2 بڑے بڑے دروازے ہیں، مرکزی دروازے دوسرے پیچھے کی طرف چھوٹا سا ہے۔ ملک افروز اس پیچھے سے کے قریب کے کمرے میں رہتا ہے، قرض دار اسی کمرے میں ملتے ہیں، اسی جگہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ ایک دن میری موجودگی میں اس نے کسی ضرورت سے الماری کھولی تو سامنے ہی روپوں کی گڈیاں اور زیورات نظر آئے تھے۔ ہم نے اس کمرے کو ٹارگٹ کرنا ہے، شمشیر نے کہا۔ ملک افروز کی حویلی بہت بڑی ہے، اس کے اندر افراد بہت زیادہ ہیں، ہم سے ذرا بھی غلطی ہوئی تو پھنس جائیں گے۔ واردات کی حکمت عملی میں تیار کروں گا۔ پچھلے دروازے سے ہم نقب لگا کر اندر داخل ہوں گے، وہاں چھوٹا سا صحن ہے، اس کے آخر میں ملک افروز کا کمرہ ہے۔ کمرے کے ساتھ ایک راہداری ہے جو آگے جا کر دوسرے رہائشی کمروں سے ملتی ہے، وہاں قریب ہی ملک جانان کا کمرہ بھی ہے۔ تم ملک افروز کی دولت لوٹ لو، میں ملک جانان سے اس کی زندگی چھین لوں گا۔ شمشیر چونکتے ہوئے بولا، یعنی شہباز جیسا ایک اور خونی کھیل چاہتے ہو تم؟ اپنی معشوقہ کو بیوہ بنانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں امید ہے بعد میں وہ تمہیں مل جائے گی؟ کیا یہ سراسر دیوانگی نہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ بات کی بات ہے، تم اپنے پیسوں کے بارے میں سوچو، میں شاملہ کو حاصل کرنے کی دیوانگی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ شمشیر خان اسے گھر کر دیکھتے ہوئے بولا، بات صرف اس لڑکی کو حاصل کرنے کی نہیں، اس کے شوہر ملک جانان کو قتل کرنے کی بھی ہے۔ ظاہر ہے تم سامنے نہیں آؤ گے، ایک بار پھر سب لوگ مجھے ہی
कातिल समझेंगे, मेरे खाते में एक और कत्ल का हिसाब लिख दिया जाएगा। ऐसा तो होगा। मफरूर मुजरिम और डाकू शमशेर खान का नाम खौफ और दहशत की अलामत बन चुका है। मलिक अफरोज की हवेली में डाका और उसके बेटे के कत्ल पर हंगामा तो होगा, मगर जरा सोचो, तुम्हारी कितनी धाक बैठ जाएगी। वहां से लाखों रुपए अलग से मिल जाएंगे। शमशेर खान फैसला कुन लहजे में बोला, एक बात याद रखो, मलिक अफरोज खान की अलमारी से तुम्हारी बताई हुई रकम से कम पैसे मिले तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने जाहिर कर दूंगा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। आसमां पर चांद नहीं था। कहीं दूर मध्यम से सितारे टिमटिमा रहे थे, जो रोशनी नहीं दे रहे थे, बस अपने होने का एहसास पैदा कर रहे थे। ऐसे वक्त मलिक अफरोज की हवेली के पिछले गेट के पास 4 इंसानी साए आकर रुक गए। वो शाहफराज, शमशेर और उसके 2 साथी थे। शमशेर ने सरगोशी में अपने साथियों से कहा, तुम में से एक गेट के बाहर चौकस रहकर निगरानी करेगा। मैं और शाहफराज दीवार के जरिए अंदर जाकर गेट खोलेंगे। तुम में से एक अंदर आएगा, हम आगे बढ़ेंगे, तुम दोनों पीछे से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे। हवेली के अहाते की दीवार तकरीबन 8 फुट बुलंद थी। अपने साथियों को रुकू की हालत में झुक जाने की उसने हदायत की। वो दोनों झुक गए तो शाहफराज और शमशेर उन दोनों की पीठ पर पाँव रखकर दीवार का सहारा लेते उठे। उनके हाथ दीवार की बालाई सतह तक पहुंच गए तो उचक ऊपर चढ़ गए। दूसरी तरफ एक मुख्तसर सा सहन था, जिसके आखिर में एक तवील बरामदा था। इसमें एक सीट में 2 कमरे बने हुए थे। इनमें एक बड़ा कमरा मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। दूसरा कमरा मलिक अफरोज खान की ख्वाबगाह था, जो कि इस वक्त इन दोनों का असल टारगेट था। हवेली का ये पूरा हिस्सा इस वक्त गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके सारे मकीन सोए हुए थे। इन दोनों ने थोड़ी देर दीवार के साथ लगकर अंदर का जायजा लिया। उधर खामोशी और तारीकी का राज था। वो दोनों दीवार से नीचे लटक गए, फिर आहिस्तगी से हवेली के सहन में उतर गए। इनके चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे, हाथों में पिस्तौल मजबूती से थामे हुए थे। मुतमईन होकर उन्होंने गेट अंदर से खोल दिया। एक साथी को गेट के अंदर की तरफ, दूसरे को बाहर की तरफ पहरे पर बिठा दिया। उसके बाद शाहफराज की रहनुमाई में वो दोनों दबे कदमों चलते मलिक अफरोज की ख्वाबगाह के दरवाजे के पास पहुंच गए। उनकी खुशकिस्मती थी कि मलिक अफरोज पिछली तरफ अलग थलग हिस्से में रहता था। मेहमानों और कर्जदारों से इस जगह मुलाकातें करता था। मलिक अफरोज की ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक मिकान की अंदाज में मनसूबा बनाया। शाहफराज राहदारी के पास जाके खड़ा हो गया। शमशेर खान ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। जरा जरा वक्फे से 2-3 बार उसने ये अमल दोहराया। थोड़ी देर बाद उसकी ये कोशिश कामयाब हुई। अंदर कमरे में खटपट की आवाजें गूंजी। फिर मलिक अफरोज की नींद और गुस्से में डूबी आवाज उभरी, क्या मसला है, इस वक्त कौन आया है? शमशेर ने रुमाल मुंह पर रखकर खांसते हुए भारी लहजे में कहा, बाबा मैं हूँ। जानान, दरवाज़ा खोले, एक मसला हुआ है। उसके अंदाजे के मुताबिक मलिक अफरोज नींद से अचानक बेदार होकर आवाज़ के फ़र्क को नहीं समझ सका होगा। इसके अलावा उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसकी हवेली में कोई गलत इरादे से दाखिल हो सकता है। उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। एक ज़रा देर बाद कमरे की कुंडी खुल गई। फिर उसका एक पट थोड़ा सा खुल गया। बाहर अंधेरा था। अंदर से लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में खुले हुए क्वाड़ में से एक नस्वानी चेहरा नुमदार हुआ। शमशेर खान के पास ये समझने के लिए वक्त नहीं था कि वो औरत कौन थी। उसने एकदम औरत का मुंह बंद करके अंदर की तरफ धकेल दिया, साथ ही खुद भी अंदर दाखिल हुआ। कमरे में लालटेन की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। इसमें मलिक अफरोज खान अपनी मसहरी पर हैरान परेशान नजर आ रहा था। वो अब उठकर बैठ गया था। हैरत के इब्तदाई झटके से संभल कर वो गूंजती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? इस तरह मेरे कमरे में घुसने की जुर्रत कैसे की? शमशेर खान ने एक हाथ से औरत के मुंह को दबाए, दूसरे हाथ में पिस्तौल लहराते हुए तेज लहजे में कहा, अपनी आवाज नीची रखो मलिक साहब। अगर खामोशी से बैठे रहे तो कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारी हराम की कमाई लूट के ले जाऊंगा। अगर शोर मचाया, अपने मलिक होने का रोब जमाया, तो दौलत के साथ साथ जान भी ले लूंगा। तुम शमशेर खान डाकू हो? वो गुस्से से लरसती आवाज में बोला, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। मेरे 8 बेटे हैं, वो तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। ये कहते हुए वो मसहरी से नीचे उतरने लगा। शमशेर ने डिपट कर कहा, मलिक अफरोज खबरदार नीचे मत उतरो, मैं गोली चला दूंगा। लेकिन उसकी धमकी का मलिक अफरोज पर कुछ भी असर ना हुआ। वो मसहरी से उतर गया। उसी वक्त ख्वाबगाह में कोई दाखिल हुआ। उसने पलट कर देखा, वो शाहफराज था। शमशेर ने तेजी से कहा, शाहफराज तुम इस औरत को संभालो, मैं मलिक अफरोज को काबू करता हूँ। औरत को शाहफराज के हवाले करके वो तेजी से मलिक अफरोज की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसने अलमारी खोलकर बंदूक निकाली। उसे हाथ में पकड़कर वो पलट रहा था। इस वक्त शमशेर खान ने पीछे से उसे जकड़ लिया। मलिक अफरोज बूढ़ा था। कुछ अरसा पहले शदीद दिल का दौरा पड़ा था। बहुत दिनों तक अस्पताल में रहा था, इसलिए उसमें इतनी फुर्ती और तवानाई नहीं थी। शमशेर ने आसानी से उस पर काबू पा लिया। उसे फर्श पर गिराकर मसहरी की चादर से उसके हाथ पांव अच्छी तरह बांध दिए। उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो चिल्ला ना सके। शाहफराज ने औरत को भी चादर से बांध दिया था। औरत का
काफी जवान थी, शायद मलिक अफरोज की तीसरी बीवी थी। कमरे में दो अलमारियां थी, एक अलमारी खुली हुई थी, दूसरी पर ताला पड़ा हुआ था। वो समझ के दौलत इसी मुख्तलिफ अलमारी में थी। मलिक अफरोज से चाबियों के बारे में पूछने का सोच रहे थे। इस वक्त शाफराज की नजर मसहरी के सरहाने की तरफ वाली दीवार पर पड़ी। वहां एक कील से चाबियों का एक गुच्छा टंगा हुआ था। उसने वो गुच्छा उतारा। 5-6 चाबियां थीं। उसने बारी बारी ये चाबियां आजमानी शुरू की। चाबी से अलमारी खुल गई। अलमारी के पट खुलते ही लालटेन की मध्यम रोशनी में करेंसी नोटों की गड्डियां दिखाई दी। दूसरे खाने में तलाई और नकराई जेवरात का ढेर पड़ा था। ये सारी दौलत शाहफराज के अंदाजे से कई गुना ज्यादा थी। इसी दौरान मलिक अफरोज बुरी तरह मचलने और तड़पने लगा था। उसके हाथ मसेहरी के पाए से बंधे थे। मुंह के अंदर भी कपड़ा ठुसा हुआ था, इसलिए अपने दौलत को सरेआम लुटते देख वो महज मचल मचल कर अपने गुस्से और सदमे का इजहार कर सकता था। शमशेर खान इस सारी दौलत को देखकर खिल उठा था। वो जल्दी जल्दी चादर में करेंसी नोट और जेवरात डालने लगा। शाहफराज ने सरगोशी की। शमशेर खान, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुम ये दौलत चादर में समेट लो, मेरा काम अभी अधूरा है, तुम गेट के पास मेरा इंतजार करो। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। वहां सुकूत और अंधेरा था। गेट के पास इनके एक साथी का हिवला दिखाई दे रहा था। शाहफराज राहदारी में आया। चंद कदमों के फासले पर एक कमरे का दरवाजा था। इसे मालूम था ये कमरा मलिक जानान का था। इस कमरे के बाद हवेली का दूसरा रिहायशी हिस्सा था, जिसमें मलिक अफरोज के बाकी बेटे रहते थे। ये कमरा बाकी हिस्से से करीब था, इसलिए वो कुछ ज्यादा एहतियात से आगे बढ़ने लगा। वो दबे पांव इस कमरे के दरवाजे के पास गया था। अचानक उछल पड़ा, फिर यकदम दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। गहरी तारीकी में मलिक जानान के कमरे से एक साया बाहर निकला था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लिबास और हुलिये से वो एक खातून दिखाई दे रही थी। शाहफराज का उससे 3-4 फुट का फासला था। उसका देखे जाना यकीनी था। इसने एक सानी को सोचा, फिर झपट कर उस साई के मुंह पर हाथ रखकर उसे वापस कमरे के अंदर धकेल दिया। औरत मचल मचल कर खुद को इस अचानक अवदाद से आजाद करने की कोशिश करने लगी, मगर शाहफराज ने मजबूती से जकड़कर उसे बेबस कर दिया। कमरे के अंदर लालटेन की मध्यम रोशनी में उसे मलिक जानान दिखाई दिया। वो बेढंगे से अंदाज में पलंग पर लेटा हुआ था। रजाई उसके सीने तक पहुंची हुई थी। कमरे में उसके खराटे गूंज रहे थे। शाहफराज जानता था वो सीधा साधा, मोटे दिमाग और खुरदरे मिजाज का शख्स था। इस सारे शोर शराबे के बाद भी वो महवे ख्वाब था, तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो औरत अभी तक उसके बाजू और हाथ के शिकंजे में हल्की हल्की मचल रही थी। मलिक जानान को सोई हुई हालत में देखकर इत्मीनान हुआ, तो उसने पहली बार औरत को गौर से देखा कुछ। फिर यकबारगी उसे हैरत का शदीद झटका लगा। उसके इतने करीब उसके शिकंजे में फंसी औरत कोई और नहीं, शामला थी। उसके मुंह को शाहफराज ने बुरी तरह दबाया था, इसलिए वो आवाज निकालने या चिल्लाने के काबिल नहीं थी। शाहफराज का चेहरा चादर में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें खुली हुई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में वो पहचाना नहीं जा रहा था। इनके दिल में वहशी घोड़े जैसे सिरपिट दौड़ने की चाह थी। चादर के अंदर उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी थीं। जिसे खो देने के बाद इतने महीनों तक वो गम और गुस्से की आग में जलता रहा था, वो उसके बिल्कुल करीब थी। जिससे दूर होकर लम्हा लम्हा उसके कुर्ब की तमन्ना करता रहा था, वो इस वक्त उसके बाजों के हिसार में थी। मगर मोहब्बत की गर्मी से नहीं, एक अनजानी दुश्मनी से वो करीब थी। शाहफराज के पास वक्त नहीं था। वो अपने रकीब की जान लेने आया था। शिकार सामने ही बेसुध हालत में पड़ा था, बहुत आसानी से उसे मौत की घाट उतार सकता था। सितम जरीफी आंखों के सामने उसके शौहर को मारने के ख्याल से वो महबूब जहां भी पास मौजूद था, उसकी इसलिए हिचकिचा रहा था। उसने एक लम्हे को सोचा, फिर दिल पर जबर करके पिस्तौल के दस्ते से शामला के सर पर हल्की सी जरब लगाई। वो उसके हाथों में एक जरा से जली और उसके जिस्म का एक जरा सा कपकपाया, और उसके बाद वो शाहफराज के हाथों में बेहोश होकर झूल गई। उसने मजबूर दिल से शामला के बेहोश जिस्म को एक तरफ लेटाया और फिर मलिक जानान की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो अभी तक सोया हुआ था। इसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से राल मूछों के जरिए बहकर उसकी गर्दन और बेतरतीब दाढ़ी को तरबतर कर रही थी। शाहफराज उसके सर पर पहुंच गया। गहरे दुख से इस अजीबुल खलकत शख्स को देखा, जिसके मुतफन और वहशतनाक पहलू से अभी अभी शामला जैसी नर्मो नाजुक और कमसिन लड़की उठकर गई थी। इसी वक्त वो उछल पड़ा। बाहर से फायर की आवाज गूंजी थी। ये आवाज मलिक अफरोज के कमरे की तरफ से आई थी। फायर सुनकर उसका जिस्म एकदम तन गया। उसने तेजी से एक तकिया उठाकर मलिक जानान के सीने पर रखा। उसी वक्त वो कसमसाकर बेदार होने लगा। शाहफराज ने तेजी से पिस्तौल सीधा किया और फिर होंठ भींचकर दिल का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली तकिए से गुजर कर मलिक जानान के दिल में उतर गई। उसने एक झटका लिया, जिस्म कपकपाया और फिर वो साकित हो गया। तकिए की वजह से फायर की आवाज ज्यादा बाहर नहीं गई थी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ आया। वहां से राहदारी में झांक कर देखा। राहदारी में सुकूत और तारीकी थी। वो तेजी से बाहर निकला, दौड़ने के अंदाज में चलता हुआ बैरूनी गेट की तरफ आया। मलिक अफरोज की ख्वाबगाह के सामने से गुजर रहा था कि उसे शमशेर दिखाई दिया। वो चादर की पोटली उठाए बाहर निकल रहा था। उसने इस्तरारी अंदाज में पूछा, शमशेर, फायर की आवाज सुनाई दी थी, क्या तुमने फायर किया था? वो बोला, हाँ। मलिक अफरोज दौलत लुटते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका था।
کم وقت نے کسی طرح خود کو آزاد کرا لیا تھا۔ میں الماری کی صفائی کر رہا تھا، پیچھے سے بے خبری میں مجھ پر جھپٹ پڑا۔ مجھے غصہ آیا، منہ کے اندر ریوالور کی نال ڈال کر ٹریگر دبا دیا۔ خس کم جہاں پاک، غریب عوام کا خون چوسنے والی ایک سود خور سے نجات مل گئی۔ بیرونی گیٹ کے پاس ان کے ساتھی چوکس کھڑے تھے۔ وہ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ 2 انسانوں کو مار کے بہت ہی دولت لوٹ کر وہ رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شاہ فراز کی زہریلی محبت نے 2 مزید انسانوں کی جان لے لی تھی۔ ابھی تک اس کی پلاننگ کامیاب رہی تھی۔ پہلے بھی اس کے جرم کو ایک غیرت مند بھائی کی جذباتی و کمال کا شاخسانہ قرار دے کر شمشیر خان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ اب بھی ڈاکو شمشیر خان کی وحشت اور بربریت کا غلغلہ بلند ہونے والا تھا۔ اس کے منہ کو خون لگ گیا تھا۔ قاتل عشق بے قابو ہو گیا تھا۔ اب خدا جانے یہ سلسلہ کہاں جا کر تھمنے والا تھا۔ جس محبت کی خاطر وہ ایک سفاک قاتل بن گیا تھا، اب یہ وقت بتانے والا تھا اس کا انجام کیا ہوگا۔ شاملہ کو ہوش آیا تو اس کی ازدواجی زندگی اجڑ چکی تھی۔ ڈاکوؤں نے دولت لوٹنے کے ساتھ ملک افروز اور ملک جانان کو بھی جان سے مار ڈالا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر کا وہ لمحہ نہیں بھولا تھا جب وہ ملک جانان کے پاس وقت گزار کر اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے باہر نکلی تھی تو چادر سے چہرہ چھپائے ایک ڈاکو نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اسے دھکیل کر واپس کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے مزاحمت کی تو ڈاکو نے پستول کے دستے سے اس کے سر پہ وار کیا تھا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو حویلی میں قیامت آ گئی تھی۔ اس کے سر اور اس کے شوہر کو ڈاکوؤں نے اس کے سسر اور اس کے شوہر کو ڈاکوؤں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے خوش نہیں تھی۔ شادی کے بعد 6 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 6 مہینوں کا لمحہ لمحہ اس کے لیے جہنم سے بدتر تھا۔ ملک جانان کے پاس جاتے ہوئے اس کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ اس کے وحشیانہ جنسی عمل سے وہ سراپا ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی۔ ایک نفرت انگیز کراہت کے ساتھ اس کے پاس چند گھنٹے گزارتی تھی۔ اس کے باوجود جب یہ واقعہ رونما ہوا وہ بہت دکھی ہوئی تھی۔ ایک شریف اور باحیا لڑکی کی طرح اس نے اپنے شوہر کی موت کا صدمہ بھی محسوس کیا۔ اس کے شوہر کے 7 بھائی تھے، 2 کمسن تھے، باقی جوان اور صحت مند تھے۔ اپنے باپ اور بڑے بھائی کے قتل پر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ غصے اور صدمے سے بے قابو ہو رہے تھے، چیخ چیخ کر قسمیں کھا رہے تھے کہ شمشیر خان کو نہیں چھوڑیں گے، اسے پکڑ کر عبرتناک سزا دیں گے۔ وہ نہ ملا تو اس کے خاندان کو ختم کر دیں گے، اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ شاملہ کے ابا نے اگلے دن آئے اور اسے ساتھ لے جانے کی بات کی تو ملک جانان کے بھائیوں نے سختی سے منع کیا۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ وہ حویلی میں ہی عدت کے دن پورے کرے گی، اس کے بعد اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شاملہ کے ابا نے ان کے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ علاقے کے کچھ علماء سے ملاقات کی، انہیں یہ نکتہ سمجھایا کہ شاملہ کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، شرعی لحاظ سے مرحوم شوہر کی بھائی اس کے لیے غیر محرم ہے، اس لیے اسے باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ علاقے کی روایات کے مطابق عدت کے بعد جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ اسے تسلیم کرے گا۔ علاقے میں علماء کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ شاملہ کے دیور ان علماء اور زعماء کی بات ٹھکرانے کے ہمت نہیں کر سکے، انہوں نے اجازت دے دی۔ ساتھ ہی اس کے ابا کو ذہن نشین کرایا کہ شاملہ ان کے بھائی کی امانت ہے۔ عدت کی مدت گزارنے کے بعد آئندہ کے لیے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار انہیں حاصل ہوگا۔ یہ کوئی قانونی یا شرعی بات نہیں تھی، اس علاقے کی روایات تھیں۔ شاملہ کے ابا نے مجبوراً ان کی یہ بات تسلیم کر لی اور اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلایا۔ وقت گزرتا رہا، یہ ظاہر وہ بیوہ تھی، مگر حویلی میں گزارے تلخ اور تکلیف دہ مہینوں کی نسبت یہ بیوگی کی حالت اس کے لیے باعث راحت تھی۔ بس ایک خوف ہر وقت دل اور دماغ پر سوار رہتا تھا کہ عدت کے 4 مہینے گزرنے کے بعد اس کی آنے والی زندگی کا فیصلہ ایک بار پھر حویلی سے جڑنے والا تھا۔ علاقے کی روایات کے مطابق شوہر کے انتقال کے بعد وہ کسی اور بھائی کے پلے سے باندھ دی جاتی۔ شاملہ کو بھی اس بات کا اندیشہ تھا۔ ملک جانان کے 5 جوان بھائی تھے، سب شادی شدہ تھے، سب ایک نمبر کے بد دماغ اور بد مزاج تھے۔ حویلی میں گزارے 6 مہینوں میں وہ ان سب کی عادتوں اور شخصی خرابیوں سے واقف ہو چکی تھی۔ ایسے میں یہ خیال اس کے لیے باعث آزار تھا کہ اس حویلی کے پتھر دل لوگوں میں سے کسی کی بیوی بن کر وہ واپس جائے گی۔ شاہ فراز ان دنوں بڑا خوش اور مطمئن تھا۔ شمشیر خان کو استعمال کر کے اس نے ایسی چالیں چلی تھیں کہ چت بھی اس کی اور رہی تھی اور پٹ بھی اس کی رہی تھی۔ اس نے پہلے شمشیر خان کے کندھے پر بندوق رکھ کر شہباز سے انتقام لیا، پھر اس کے ذریعے شاملہ کے سسرال میں ڈاکہ ڈلوایا، یہاں بھی اس کو استعمال کر کے اپنے رقیب کا پتہ صاف کیا۔ سب نے اسے ڈاکو شمشیر خان کی کارثانی خیال کیا۔ پولیس سے لے کر ملک افروز کے خاندان تک سبھی نے اس کو مورد الزام ٹھہرایا۔ پولیس نے کئی دنوں تک شمشیر خان اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں جنگلوں پہاڑوں میں چھاپے مارے۔ ملک افروز کے بیٹوں نے خاندان برادری کے جوانوں کے ساتھ مل کر سارے علاقے کی خاک چھانی، مگر شمشیر خان کسی کے ہاتھ نہیں لگا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر ملک افروز کے بیٹوں نے شمشیر خان کے بوڑھے باپ کو کھیتوں میں کام کے دوران قتل کر دیا۔ ایک طرح سے اپنا غصہ اس غریب کو مار کر ختم کیا۔ شاہ فراز یہ سارے واقعات خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ شمشیر خان کو پکڑنے کی ان کی بے کوششوں پر دل ہی دل میں ہنستا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا شمشیر خان واردات کی رات ہی پہاڑوں اور جنگلوں سے ہوتا ہوا بہت دور جا چکا تھا۔ واردات والی رات ملک افروز کی حویلی سے نکل کر وہ ایک محفوظ جگہ پر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ ملک افروز کی الماری سے جو مال اٹھایا تھا
وہ کرنسی اور زیورات سمیت 5 لاکھ سے زیادہ مالیت کا تھا۔ شمشیر خان کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے علاقہ غیر جانا چاہتا تھا جہاں وہ آزادی سے زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے وہ 50,000 روپوں کے لیے وہ شاہ فراز پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ اب جو اتنی زیادہ دولت ہاتھ آئی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شاہ فراز نے کہا، شمشیر خان، میں نے وعدے کے مطابق تمہیں لاکھوں روپوں کا فائدہ پہنچایا۔ مجھے امید ہے اب میرے بارے میں تم بدگمان نہیں ہوگے۔ اس نے پاردار آواز میں کہا، زیادہ احسان مت جتلاؤ شاہ فراز، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ مل گئے۔ تمہیں اپنی محبوبہ کے راستے سے دیواریں گرانے تھی، میری وجہ سے تم اس میں کامیاب ہو گئے، اس طرح حساب برابر ہو گیا۔ شاہ فراز بولا، یہ لاکھوں روپے اور زیورات لے کر تم فوراً دور نکل جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکو شمشیر خان کے پیچھے پولیس اور ملک افروز کا خاندان پاگل کتوں کی طرح پڑنے والا ہے، اس سے پہلے جتنا ہو سکے دور نکل جاؤ۔ شمشیر خان نے کہا، ہم نے پہلے ہی اس کا بندوبست کیا ہے، کچھ آگے جنگل کے پاس میرے ساتھی گھوڑے لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ ہم جنگلوں اور پہاڑوں کے ذریعے یہاں سے بہت دور کوہستانی علاقوں میں سے ہوتے ہوئے علاقہ غیر کی طرف چلے جائیں گے۔ یہاں کی پولیس اور ملک افروز کے بیٹے ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ شمشیر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ شاہ فراز سیدھا گھر آ کے سو گیا۔ اگلے دن سے گیال اور آس پاس کی بستیوں میں ڈاکو شمشیر خان اور اس کے ساتھیوں کی ڈنڈیاں بچ گئی۔ شاہ فراز ان سب سے بے نیاز ہو کر شاملہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، عدت کے دن گزار رہی تھی۔ شاہ فراز 2-3 دفعہ اس طرف گیا تھا۔ پہلے جب اس کے گھر جانے لگتا تھا تو شہباز آڑے آ جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں تھا، اس لیے پھوپھی کے گھر بے دھڑک چلا جاتا تھا۔ شاملہ عدت میں ہونے کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آتی تھی۔ ایک دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے صحن میں تخت پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ذرا سی دیر کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ شاہ فراز کو اس کی آنکھوں میں غیریت یا کراہت کے بجائے ایک گہرے دکھ کے سائے دکھائی دیے تھے۔ اس کے سلام کے جواب میں شاملہ نے دھیرے سے سر ہلایا تھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بعد میں شاہ فراز کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ ملک جانان کے بھائیوں نے عدت کے مدت گزرنے کے بعد اسے واپس لے جانے کی بات کی تھی۔ شاملہ کے ابا بھی اس بات پر رضامند ہو گئے تھے۔ رہی بات شاہ فراز کے لیے پریشان کن ضرور تھی مگر حیران کن نہیں تھی۔ علاقے کی روایات کے مطابق ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگا کہ کس طرح شاملہ کو اس کے مرحوم شوہر کے بھائیوں سے بچائے۔ اس کے لیے ضروری تھا شاملہ اس کا ساتھ دیتی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے شاملہ سے بات کرے، کیسے اسے سمجھائے کہ اگر وہ مان جائے تو واپس حویلی میں نہیں جانے دوں گا، اسے اپنا بنا لوں گا۔ ایک دن اسے شاملہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ شاملہ کی ماں کچھ دنوں سے بیمار تھی۔ شاہ فراز کو بہانہ مل گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، پھوپھی کئی دنوں سے سخت بیمار ہے، اس دن بھی میں گیا تو آپ کا پوچھ رہی تھی، آج میرے ساتھ چلے، اس کی خیریت پوچھ کے آئیں گے۔ ماں تیار ہو گئی، وہ ماں کو لے کر گیال چلا گیا۔ شاملہ کی امی کی صحت اب بہتر ہو گئی تھی مگر بستر سے لگی ہوئی تھی۔ گھر کے کام شاملہ نے سنبھال رکھے تھے۔ اس کا باپ افضل خان گھر میں نہیں تھا۔ شاہ فراز کچھ دیر اس کمرے میں بیٹھا رہا جہاں پھوپھی کی چارپائی تھی، سر جھکائے بیٹھ گیا۔ شاملہ کا چھوٹا بھائی گلباز بھی اس وقت قاری سے قرآن پڑھنے مدرسے گیا ہوا تھا۔ وہ بہت کم سامنے آتی تھی۔ ان کے سامنے کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ شاہ فراز جس کمرے میں بیٹھا تھا اس کی کھڑکی کچن کے دروازے کی طرف کھلتی تھی۔ دروازہ ادکھلا تھا جس میں سے شاملہ کی جھلک بھی کبھی کبھار دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ فراز بہت بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ جس تک پہنچنے کے لیے اس نے کوئی گراں راستے سے ہٹائے تھے وہ جیسے دسترس میں تھی۔ وہ اس کے نصیب میں تھی یا نہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا مگر نصیبوں سے وہ اس وقت نظروں کے سامنے تھی۔ اس سے بات کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی میں سے کچن کے اندر اس کی جھلک دکھلاتے وجود کی قربت کے ریشمی احساس سے سرشار ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک جنون آمیز حوصلے کے ساتھ کمرے سے نکل کر اس کی طرف گیا۔ ان دونوں کی مائیں جس کمرے میں تھیں اس کا دروازہ دوسری سمت تھا۔ وہ دروازے پر آیا۔ شاملہ مٹی کے چولہے پر دیگچی چڑھائے من بھر کے قدموں سے چلتا کچن کی میں کچھ پکا رہی تھی۔ چاک کی آواز سن کر چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ شاہ فراز پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی، بدحواس سی ہو کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ کس چیز کی ضرورت تھی تو آواز دے دیتے۔ وہ گھبرا کر بولی، جی ہاں مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے گمبھیر سی آواز میں کہا، 6 مہینوں سے میں جس بے سکونی میں مبتلا ہوں اس سے تم ہی نجات دلا سکتی ہو۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ دکھ سے بوچھل آواز میں بولی، میں خود اپنی حالات کی ستائی ہوئی ہوں۔ میری اپنی کسی مرضی اور پسند کی اہمیت نہیں، ایسے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تم صرف حوصلہ کر کے میرا ساتھ دے دو۔ اپنے ابا سے کہہ دو کہ واپس حویلی نہیں جانا چاہتی ہو۔ تم جس کی بیوی تھی وہ مر گیا ہے، تم آزاد ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں، وہ مایوسی سے بولی۔ میں ایک شخص کے نکاح سے آزاد ہوئی ہوں مگر رواجوں کی اب بھی قیدی ہوں۔ ملک جانان کے بھائی بہت طاقتور ہیں، میرے ابا پر بہت دباؤ ڈالا ہوا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوگا حویلی جانے سے انکار کرنا ہے وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ شاملہ مجھ پر بھروسہ کر، میں ان سب کا مقابلہ کر سکتا ہوں، جرگے کا سامنا بھی کر سکتا ہوں، بس تم میرا ساتھ دے دو۔ تمہارے لیے میں نے بڑے کرپناک دن گزارے ہیں، اب قسمت سے ایک موقع مل گیا ہے، میں تمہیں پھر سے کھونا نہیں چاہتا، اس حویلی کے جہنم میں دوبارہ جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی وقت اندر کمرے سے شاملہ کی ماں کی آواز سنائی دی،
وہ اسے बुला रही थी। وہ उठकर दरवाजे की तरफ आई। शाफराज ने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया। वो चंद कदम आगे जाकर पलट गई, फिर गहरे करब से बोली, हवेली में गुजारे दिनों के दुख मैं भुला नहीं सकती। मैं वापस इस जहन्नुम में कभी नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं एक बेबस और कमजोर लड़की हूँ। जिसके पास ताकत और इख्तियार होगा, मेरा नसीब उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर किसी ने मेरी मर्जी पूछी तो आप ही मेरा इंतखाब होंगे। ये कहकर वो पलटकर अपनी माँ के कमरे की तरफ जाने लगी। पीछे से शाफराज ने पुरउज़्म लहजे में कहा, शरअ और कानून के एतबार से तुम इन हवेली वालों की पाबंद नहीं। तुमने अपने दिल की बात मुझसे कह दी है। अब मैं भी इन रस्म व रवाज और हवेली वालों की ताकत से टकरा जाऊंगा। वो ये कहकर दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। उस वक्त बैरूनी दरवाजा खोलकर शामला का अब्बा अफजल खान अंदर दाखिल हुआ। अब शाफराज के पास मौका नहीं था कि शामला से मजीद बात कर सके। इसे हाजत भी नहीं थी। शामला ने अपनी मजबूरी भी, दिल की मर्जी भी जाहिर कर दी थी। अब ये वक्त बताने वाला था कि शाफराज उसकी मजबूरियों की जंजीरें काट के उसके दिल की मर्जी के मुताबिक कैसे उसे हासिल कर सकता था। इद्दत की मुद्दत खत्म हुई। मलिक अफरोज के बेटों की तरफ से पैगाम मिला कि हमारी अमानत हवाले की जाए। अफजल खान उनसे बात करने हवेली गया। सारे बेटे जारहाना तेवरों के साथ मौजूद थे। उसने कहा, मैंने जुबान दी थी कि इद्दत के बाद शामला आपके सुपुर्द कर दूंगा। मैं आज भी उस पर कायम हूँ, लेकिन मुझे मालूम तो हो मेरी बेटी किस हैसियत से यहाँ आएगी। तुम में से कौन उससे शादी करेगा? मलिक जनान से छोटे भाई का नाम मलिक मनान था। मलिक जनान की तरह फातिल अकल नहीं था, मगर बड़ा ही बददमाग और बदमिजाज जवान था। शमशेर खान के वालिद का कत्ल भी उसने किया था। धौंस और दौलत का इस्तेमाल करके पुलिस के जरिए अपने आप को बचाया था। पुलिस ने अपनी तहकीकात का रुख ऐसे जाविये पर डाल दिया था कि हवेली के एक पुराने मुलाजिम को कातिल के तौर पर जाहिर किया था। ये कहा गया कि उसने शदीद गुस्से में अपने मालिक के कत्ल का बदला लिया है। ये अलग बात है कि लोग भी शमशेर खान और इस मुलाजिम को तस्लीम करने में मुतामल थे, खासकर शमशेर कातिल के तौर पर। शमशेर खान ने ऐलान किया था कि उसके वालिद का कातिल मलिक मनान है। अपने बाप के कत्ल का उससे जरूर बदला लेगा। वो इसलिए हवेली से बाहर कम ही लग जाता था। मलिक मनान मूंछों को ताऊ देते हुए बोला, हम भाइयों ने मशवरे के बाद फैसला किया है कि शामला से मैं शादी करूंगा। मेरी 2 बच्चों से ज्यादा औलाद नहीं। अफजल खान समाजी रवैयों और रवाजों से इतना बेबस था, उसके पास बेहतर इंतखाब की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने सर झुकाकर इनकी बात तस्लीम कर ली। 1 हफ्ते बाद का दिन निकाह के लिए तय हुआ। शादी की तैयारियां शुरू हुई। शामला के लिए हवेली की फजा वही सी पुरानी थी। इस बार भी इसी पुराने रिश्ते से यानी बीवी बन के जा रही थी, बस दूल्हा बदल गया था। शाफराज ने यह सुना तो दिल में आग लग गई। वो आतिशी जेर बना ग्याल शामला के घर आया। उसने अफजल खान से कहा, मामू, बेचारी शामला अभी अभी इस हवेली के जहन्नुम से निकल कर आई थी, आप फिर उसे वहां धकेल रहे हैं। आप मना क्यों नहीं करते? मलिक जानान की मौत के बाद वो शरई लिहाज से भी, कानूनी लिहाज से भी आज़ाद है। आप सिर्फ रस्म व रवाज से मजबूर होकर उसकी ज़िंदगी अजाब क्यों बना रहे हैं? शामला के अब्बा ने रसान से जवाब दे दिया, तुम जवान हो, इस तरह की जज्बाती बातें सोच सकते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं 10 साल के गुलबाज के साथ, मलिक अफरोज के साथ ताकतवर बेटों का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी हैसियत भी ऐसी नहीं कि इलाके के रवाजों की मुखालफत करके सर उठा के जीत सकूं। वो मेरी बेटी को उसी रिश्ते से वापस ले जा रहे हैं। इसके नसीब इस हवेली से जुड़े हुए हैं। मलिक जानान ना सही, मलिक मनान की बीवी बन के जा रही है। वो गुस्सा बर्दाश्त करते हुए बोला, मामू, आप शामला से तो पूछ लेते। हवेली में गुजारे 6 महीनों की बुनियाद पर वो बेहतर फैसला कर सकती थी कि उसका वापस उधर जाना अच्छा है या नहीं। अफजल खान नागवारी से बोला, बरखुरदार, ये नई बातें मत सुनाओ। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बेटियां खुद फैसला कर लें। क्या हम फैसला नहीं कर सकते? क्या वो हमसे ज्यादा समझदार है? शाफराज की जी मैं आया। उसे साफ साफ कह दे कि शामला ने अपना फैसला उसके हक में दे दिया है, लेकिन जुबान से नहीं कह सका। उसे अंदेशा था ऐसी बात कह दी तो उसका उल्टा असर होगा। वो एक रवायती बाप की तरह एकदम गैरत में आकर मुश्तल होगा कि बेटी की ऐसी जुर्रत के अपनी मर्जी से फैसला कर दे। मैं इसका बाप क्या मर गया हूँ? शाफराज शदीद गुस्से और मायूसी के साथ वापस आया। उसका दिल और उसका दिमाग भी इस फैसले पर एहतजाज कर रहा था। जिस शामला के लिए उसने कई लोगों का खून किया था, उसे एक बार फिर उससे छीना जा रहा था। उम्मीद का एक जरा दिया रोशन होकर फिर घटाटूप अंधेरा छाने लगा था। उसकी आंखों के आगे भी अंधेरे फैल रहे थे। एक बार फिर इंतकाम और तबाही के खौफनाक साए छाए हुए थे। 1 साल गुजर गया, कहने को तो 1 साल के 12 महीने बीत गए। साल के 365 दिन भी लढ़क गए, मगर ये शाफराज जानता था उसके लिए ये अरसा कैसा कयामत खेज रहा था। उसके लिए हर दिन का आगाज इस ख्याल से होता था कि आज वो मलिक मन्नान को कत्ल करेगा, शामला के नए शौहर को भी अपने इश्क के कातिल की आग में जलाकर जिस्म भस्म कर देगा। इस पूरे अरसे में उसका ख्याल कभी भी अमली शक्ल अख्तियार नहीं कर सका। वो मलिक मनान को मार के शामला को एक बार फिर बेवा बनाने के इरादे में कामयाब ना हो सका। मलिक मनान चूंकि शमशेर के वालिद के कत्ल में मुलविस था, पुलिस ने केस बिगाड़ कर हवेली के एक गरीब मुलाजिम को कुर्बानी का बकरा बना दिया था, मगर शमशेर खान ने
اس کو قاتل قرار دیا تھا، اس سے بدلہ لینے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس دن وہ حویلی تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے شاہ فراز کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس نے پہلے شمشیر کے تعاون سے حویلی میں ڈاکہ ڈال کے ملک جانان کو قتل کر دیا تھا۔ اب شمشیر نہیں تھا، وہ یہ علاقہ چھوڑ کر بہت دور چلا گیا تھا، اس لیے شاہ فراز اکیلے حویلی میں داخل ہو کر واردات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ 1 سال کے دوران اس نے شاملہ کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ہر ہفتے گیال جاتا تھا، شاملہ کے گھر جا کر باتوں باتوں میں اس کے بارے میں پوچھ لیتا تھا، گلباز سے بھی باتیں اگلواتا تھا، جس کے نتیجے میں اسے معلوم ہوا تھا کہ شاملہ کو حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اپنے ماں باپ کے گھر باہر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ شاہ فراز یہ سب جان کر سخت مضطرب ہوا تھا، وہ کوشش کے باوجود اسے بھلا نہیں سکا تھا۔ اس کا فتنہ انگیز دماغ شاملہ کو پانے کے لیے نت نئے منصوبے بناتا رہتا تھا، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اسی اضطراب مسلسل میں پورا سال گزر گیا۔ اس دن وہ گیال گیا تو یہ سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا کہ 2 دن پہلے شاملہ گھر آئی تھی، ایک رات بھی گزار گئی تھی۔ وہ بیمار تھی، مقامی طور پر حکیموں اور معالجوں کے علاج سے کچھ افاقہ نہیں ہوا تھا۔ ملک منان اسے شہر لے جا رہا تھا، وہاں کے بڑے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانا تھا۔ شہر جانے سے پہلے وہ ملنے کے لیے آئی تھی۔ شاہ فراز کو یہ بھی معلوم ہوا کہ 1 دن پہلے وہ ملک منان اور اس کے محافظوں کے ساتھ شہر چلی گئی تھی۔ ان کی واپسی ہفتہ 10 دن سے پہلے ممکن نہیں تھی۔ گیال سے واپس آتے ہوئے اس کا ذہن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ وہ جنون شوق کی اس ایسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ شاملہ کو حاصل کرنے کے لیے خون کے دریا بہانے کو بھی تیار تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا حویلی میں گھس کر اپنے رقیب کو گولیوں سے بھون کر رکھ دے اور شاملہ کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جائے۔ اب بہت انتظامات کے بعد ایک ایسا موقع ہاتھ آیا تھا۔ وہ ملک منان کو حویلی سے باہر شکار کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ملک منان سخت حفاظتی پہرے میں حویلی سے نکلا ہوگا، لیکن شاہ فراز کے لیے حویلی سے باہر اس کے محافظوں سے ٹکرا جانے میں آسانی نظر آتی تھی۔ سنگور بستی میں اس کے 2 ساتھی تھے، دونوں اس کے ہمراز اور ہمجولی تھے۔ شاہ فراز ان سے چھوٹے موٹے کام لیتا تھا، پھر انہیں اکثر نذرانے پیش کرتا رہتا تھا۔ سنگور واپس جائے اس نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے ملاقات کی۔ شکار پر جھپٹنے کے لیے اس نے جو منصوبہ بندی کی تھی اس کے مطابق کہا، تم دونوں جانتے ہو میں 1 سال سے ملک منان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک طویل عرصے بعد وہ موقع ملا ہے، میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جمال نامی ساتھی بولا، شاہ فراز ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نے کیا سوچا ہے ہمیں بتا دو۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، شمشیر خان جب سے اس علاقے سے گیا ہے اس کے نام کی دہشت ختم ہوتی جا رہی ہے، میں شمشیر خان کی دہشت بھی، اس کی وارداتیں بھی زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے ساتھی کا نام سورم خان تھا۔ اس نے ناسمجھی سے کہا، شمشیر خان کو گئے 1 سال ہو گیا ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کا جو اعلان کیا تھا وہ بھی ہوائی فائر ثابت ہوا، ایسے میں اس کی دہشت اور ڈاکے کیسے زندہ ہوں گے؟ شاہ فراز مکاری سے مسکرا کر بولا، یہ سب ہم کریں گے، ہم تینوں مل کے 2-4 ڈاکے ڈالیں گے، شمشیر خان کا نام اور اس کا خوف لوگوں میں پھیلائیں گے، پھر میں اس نام کو استعمال کر کے اپنے شکار پر جھپٹ پڑوں گا۔ ملک منان کی موت ایسے ہوگی کہ لوگ شمشیر خان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ وہ تینوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے لگے۔ انہیں پہلے ڈاکو شمشیر خان کا خوف پھیلانا تھا، اس کے لیے علاقے میں 2-4 ڈاکے ڈالنے تھے۔ وہ اس بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ شمشیر خان ڈاکو کا نام اور اس کی دہشت ایک بار پھر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ 5 دنوں کے اندر 2-3 ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ لوگوں کو پھر سے 1 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا تھا۔ ڈاکوؤں نے 2 گھروں میں ڈاکہ ڈالا تھا، بازار کی ایک دکان کا تالا توڑ کے سامان چرایا، ایک شخص کے مویشی خانے سے 3 بکریاں کھول کر لے گئے۔ شاہ فراز نے اپنے دونوں ساتھیوں جمال اور سورم خان کو ہدایت کی تھی کہ وہ واردات کے بعد لوگوں میں شمشیر خان کے حوالے سے باتیں پھیلائیں، اس کا خوف اور چرچا عام کریں۔ اس کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ راتوں رات شمشیر خان ڈاکو ایک بار پھر خوف اور دہشت کی علامت بن گیا۔ 5ویں دن اس نے جمال کو شہر بھیج دیا، اسے سمجھایا کہ شہر کے ہسپتالوں میں ملک منان کو تلاش کرے، اس کی واپسی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس تک پہنچائے۔ شہر میں 2 بڑے ہسپتال تھے، ملک منان کو وہاں تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ جمال شہر چلا گیا۔ سنگور میں جنگلات کا دفتر تھا، اس میں فون موجود تھا۔ اس دفتر میں شاہ فراز کا ایک دوست ملازم تھا۔ شاہ فراز نے اسے اعتماد میں لیا، جمال کو بتایا کہ ملک منان اور شاملہ کا واپسی کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل ہوں جنگلات کے دفتر میں موجود فون کے ذریعے اس تک پہنچائے۔ 7ویں دن شہر سے جمال کا فون آیا۔ شاہ فراز کے دوست نے اسے مطلع کیا، وہ دفتر چلا گیا۔ شہر سے جمال نے دوبارہ کال کر کے اس سے بات کی۔ شاہ فراز، میں نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں، شاملہ کو یہاں کے بڑے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے، ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا ہے، 2 دن بعد اسے ہسپتال سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ شاباش جمال، تم نے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کیا ہے، بس اب آخری کام کرنا ہے، جب ملک منان اسے لے کر روانہ ہوگا مجھے اس کی اطلاع دے دو، میں اس کے استقبال کی تیاری کروں گا۔ 2 دن بعد جمال نے اسے اطلاع دی کہ ملک منان شاملہ کو لے کر گیال کی طرف روانہ ہوا ہے۔ وہ 2 گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، ایک گاڑی میں ملک منان اور شاملہ ہے،
دوسری میں اس کے محافظ ہیں۔ شاہفراز نے اسے ہدایت کی کہ ان کے پیچھے پیچھے وہ خود بھی آئے۔ اس کے علاوہ چند ضروری باتیں سمجھا کر فون منقطع کر دیا۔ اس کے بعد وہ شکار کو پھانسنے کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے 3 جرائم پیشہ افراد کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا۔ شمشیر خان کے روپ میں ڈاکے ڈال کر اس نے بہت سی دولت حاصل کی تھی۔ اس نے ایسے افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا جو پہلے سے ہی قتل اور چوری کی وارداتوں میں مطلوب تھے، مگر پولیس کے چنگل سے بچ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں فراری حیثیت زندگی گزار رہے تھے۔ شہر سے وہاں پہنچنے تک 6-7 گھنٹے لگتے تھے۔ اس نے یہ مسافت ذہن میں رکھ کر اپنے منصوبے کو آخری شکل دے دی۔ بڑی شاہراہ سے گیال کی طرف کچی سڑک تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہاڑوں اور ویران ٹیلوں میں سے گھومتی ہوئی میٹرک گیال تک پہنچی تھی۔ راستے میں مختصر 2 آبادیاں تھیں۔ شاہفراز نے اسی راستے میں ملک منان پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے اپنی ساتھیوں کو آخری دفعہ ان کے ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا، پھر اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ وہ گیال کی طرف جاتی سڑک سے تقریباً 100 فٹ بلندی پر ایک ٹیلے پر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب سورم خان اپنی دوریار رائفل کے ساتھ موجود تھا۔ رائفل پر دوربین بھی لگی ہوئی تھی۔ ان سے ذرا فاصلے پر گیال کی سمت کرائی کے 3 قاتل چوکس بیٹھے تھے۔ شاہفراز نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ شکار پر کس طرح حملہ کرنا ہے۔ ان کے اندازے کے مطابق شام 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان ملک منان اور اس کے ساتھی اس جگہ سے گزرنے والے تھے۔ اب 5 بج گئے تھے، کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچنے والے تھے۔ شاہفراز کے پاس دوربین تھی، وہ بھی سڑک پر دور دور تک دیکھتے ہوئے ملک منان کی آمد کا اندازہ لگا رہا تھا۔ گیال کی طرف آنے والی یہ سڑک زیادہ مصروف نہیں تھی، کبھی کبھار کوئی گاڑی اس پر سے دھول اڑاتی گزرتی تھی۔ سڑک کے ایک طرف خشک اور چٹیل پہاڑ تھے، دوسری طرف تالاب تھا جس کا پانی شور مچاتا آگے جا کر دریائے سندھ میں شامل ہوتا تھا۔ بہت دیر بعد اسے دوربین میں دور ایک سیاہ پراڈو دکھائی دی۔ جمال نے فون پر ایسی ہی گاڑی کی نشاندہی کی تھی۔ ملک منان اور شاملہ اسی میں سوار تھے۔ دوسری گاڑی ایک ویز جیپ تھی جو تقریباً 50 گز کے فاصلے پر نمودار ہوئی تھی۔ جمال کے مطابق اس میں ملک منان کے محافظ موجود تھے۔ شاہفراز نے اپنے ساتھیوں کو چیخ چیخ کر ہوشیار رہنے کی ہدایت کی۔ سب نے اپنے اپنے ہتھیار اٹھا کر سیدھے کر لیے۔ ملک منان اور اس کے ساتھیوں کی گاڑیاں درمیانی رفتار سے چلتی ہوئی دھول اڑاتی قریب آتی جا رہی تھیں۔ ذرا ہی دیر میں ایک خونی تصادم ہونے والا تھا۔ پہلے سیاہ پراڈو نمودار ہوئی۔ شاہفراز نے دوربین سے دیکھا، فرنٹ سیٹ پر ملک منان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پیچھے کے شیشے سیاہ تھے، اس لیے شاملہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے پراڈو کے آگے گزرنے دیا۔ تقریباً 500 گز دور کرائے کے 3 بدماش شاہفراز کی ہدایت کے مطابق اس کے منتظر تھے۔ سیاہ پراڈو کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھلی چھت والی ویز جیپ آ رہی تھی جس میں 3 مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ شاہفراز نے پہلے انہی کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے سورم خان کو اشارہ کیا اور سورم خان نے دوربین سے رائفل سے ڈرائیور کا نشانہ باندھا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز گونجتے ہی 10-12 فٹ چوڑی سڑک پر ویلز جیپ لہرائی۔ گولی سیدھی ڈرائیور کے سر پر لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا تھا۔ دوسرے لمحے جیپ لہراتی ہوئی سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں گر گئی۔ جیپ میں موجود 3 محافظ اس اچانک ابداع سے سنبھل بھی نہ سکے۔ ڈرائیور تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ باقی دونوں افراد بھی جیپ کے ساتھ لڑکتے ہوئے نیچے نالے کی طرف چلے گئے۔ ان کے بھی زندہ بچ جانے کا امکان نہیں تھا۔ دوسری طرف ملک منان کی پراڈو ذرا آگے گئی تھی۔ انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی، شاید جیپ کا نالے میں گرنے کا منظر بھی دیکھا تھا، لیکن اس وقت تڑ تڑ فائرنگ سے فضا گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی پراڈو کے سامنے کے دونوں پہیے ناکارہ ہو گئے۔ یہ فائرنگ کرائے کے ان بدماشوں نے کی تھی جنہیں شاہفراز نے اسی مقصد کے لیے وہاں متعین کیا تھا۔ پراڈو اب رک گئی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، پراڈو کی اوٹ میں ہو کر اپنا ریوالور لوڈ کر رہا تھا۔ شاہفراز ٹیلے کے اوپر سے دوڑنے کے انداز میں چلتا ہوا پراڈو کی طرف بڑھا، سڑک کے پاس آئے اور ایک چٹان کے پیچھے سے چلا کر کہا، خبردار فائرنگ مت کرو، تم اس وقت ہمارے نشانے پر ہو، ایک بھی گولی چلی تو سب سر ڈھونڈ کر رکھ دیں گے۔ ڈرائیور سے انداز میں بولا، تم کون ہو، ہم پر حملہ کیوں کیا ہے؟ شاہفراز کا منہ ڈھاٹے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، ہم کون ہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ملک منان سے کہو گاڑی سے نیچے اترے۔ تم دونوں ہاتھ اوپر کر کے سامنے آؤ، 10 سیکنڈ میں ایسا کرو ورنہ ہم گولیاں چلا دیں گے۔ 4-5 سیکنڈ بعد ہی ملک منان اپنی طرف کا دروازہ کھول کے باہر نکلا، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے غصیلی آواز میں بولا، میرے ساتھ گاڑی میں میری بیوی بھی ہے، اسے مت کچھ کہو، وہ بیمار ہے۔ شاہفراز چٹان کے پیچھے سے سامنے آیا، اس کے ساتھی بھی ہتھیار بدست قریب ہو گئے۔ وہ خشمگین لہجے میں بولا، شمشیر خان قاتل ڈاکو ہے، مگر اتنا بے غیرت نہیں کہ عورت کو گولی مار دے۔ فکر مت کرو، تمہاری عورت کو کچھ نہیں ہوگا۔ ملک منان خوف آمیز حیرت سے بولا، تو تم شمشیر خان، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے محافظوں کو قتل کر دیا ہے، کیا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ شاہفراز کہکا لگاتے بولا، شمشیر خان بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتا، تم نے میرے باپ کو مار ڈالا تھا، ایک غیرت مند بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے اس کا بدلہ لوں، اس لیے تمہیں مرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے ریوالور سے ملک منان کے سینے میں ایک ساتھ کئی گولیاں اتار دیں۔
वो चीखता हुआ सीना थाम कर सड़क पर गिर गया। ड्राइवर शदीद खौफ की हालत में कांप रहा था। शाहफराज ने अपने डिपट कर कहा, तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ सबको बता दो, शमशेर खान अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता, कब्र से भी निकाल कर अपने हाथों से मार देता है। ड्राइवर को यकीन नहीं आया कि उसकी जान बख्शी हो रही है। उसके बावजूद जिंदगी की उम्मीद में वो अफ्ताखेज़ा है, सड़क पर भागने लगा। कई जगह वो बदहवासी के आलम में लड़खड़ा के गिर पड़ा, संभल के खड़ा होकर फिर दौड़ पड़ा। इस तरह वहां से दूर होता चला गया। इस असना में शाहफराज ने प्राडो का दरवाजा खोला। पिछली सीट पर उसे शामला दिखाई दी। वो खिड़की की तरफ झुकी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं, जिस्म साकित था। शाहफराज ने चौंकते हुए उसे देखा, हाथ बढ़ाकर उसके झुके हुए सर को सीधा किया। वो बेजान सी होकर सीट की पुष्ट पर ढह गई थी। वो समझ गया, आंखों के सामने कत्ल और खून के मनाजिर देख उसे जहनी सदमा पहुंचा था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। एक तरह से ये अच्छा हुआ था, अगर वो होश में होती तो उसे काबू करना अलग मसला होता। शाहफराज ने उसे खींचकर गाड़ी से निकाला, एक झटके से उसे उठाकर कंधे पर डाला, फिर तेज से चलता हुआ पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके साथी भी उसके पीछे पीछे आने लगे। कुछ बुलंदी पर जाकर एक हमवार जगह थी, जहाँ चंद घोड़े बंधे हुए थे। उसने शामला को एक घोड़े पर लिटाया, खुद उसके पीछे बैठकर घोड़े को आगे बढ़ा दिया। वो फौरन इस जगह से दूर निकलना चाहता था। घोड़ों का इंतजाम भी इसी मकसद के लिए किया था। कातिल इश्क ने अपनी मोहब्बत पाने की खातिर एक बार फिर कत्ल आम कर दिया था। शुरू महल से लेकर अब तक उसने शमशेर खान का नाम इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल कर लिया था। इस दफ़ा महज अपने रकीब से जान नहीं छुड़ाई थी, बल्कि जिस मोहब्बत की खातिर ये सारा कष्ट तो खून करता आया था, उसे भी उठाकर ले गया था। अब खुदा जाने जुनून मोहब्बत की ये बाजी किसके लिए शिकस्त का बाइस बनने वाली थी। ये वक्त बताने वाला था कि कातिल इश्क की भेंट चढ़ने की बारी अब किसकी थी। शामला के हवास ऐसा ऐसा बेदार हुए थे। आंखों खोलने के बाद सबसे पहले जिस चीज का एहसास हुआ वो अंधेरा था। चंद सानियों में जब उसे अंधेरे से आंखें मानूस हुई, तो जरा से फासले पर किसी दरवाजे की खुली खुली दर्जों में से उसे रोशनी अंदर झांकती हुई दिखाई दी, जैसे इसके आसपास की चीजें कुछ वाजे नजर आ रही थी। वो किसी कच्चे फर्श पर बिछे हुए गद्दे पर लेटी हुई थी। सर के ऊपर बहुत नीची छत थी, जिस पर घास फूस और छोटी टहनियां डाली गई थी। बगैर प्लास्टर की दीवारें थी, जिन्हें उभरे हुए बड़े बेतराशे पत्थर जोड़ के चुना गया था। जिस तरफ से रोशनी छिन छिन कर आ रही थी, वो एक छोटा सा दरवाजा था, जिसके तख्ते ऐसे बेजोड़ दिए गए थे कि कहीं कहीं उंगली बराबर दर्ज बन गई थी। वो समझ गई कि इस वक्त वो चौराहों के किसी कोठरी में थी। ऐसी कोठरियां पहाड़ों और जंगलों में अक्सर बनाई जाती थी, जहाँ चौराहे शिकारी कुछ देर सस्ताने थे। वो चंद सानिये इस नीम तारीकी में लेटी रही, अपनी खेत कसाई पर गौर करती रही। जब सोचने समझने के काबिल हुई तो उसे गुजरे लम्हों की क़यामत खेज़ी याद आ गई। उसके साथ ही दुख का एक जहरीला तीर उसके सीने में उतर गया। उसे वो मंजर याद आया जब चेहरा छुपाए कुछ डाकुओं ने उनकी गाड़ी पर हमला किया था। उसकी नज़रों के सामने उसके शौहर मलिक मनान को गोलियां मार के हलाक किया था। उसे इतना याद था कि गोलियां खा के मलिक मनान सड़क पर गिर पड़ा था। उसके बाद वो मजीद होश में नहीं रह सकी थी। अब होश में आकर गुजरी बातें याद करके वो खौफ, दुख और परेशानी के पुरआज़ार एहसास में मुब्तला हो गई थी। बेहोश होने से पहले उसके कानों ने शमशेर खान डाकू का नाम सुना था। ये नाम तवील अरसे से इसके लिए मसाइब का बाइस बना हुआ था। सबसे पहले उसके भाई शहबाज को कत्ल किया था, बाद में उसके पहले शौहर और ससुर की जान ली थी। अब तीसरी बार भी उसकी वजह से वो एक बार फिर बेवा हो गई थी। तकदीर के इस खेल पर उसे रोना आ रहा था कि शमशेर खान डाकू हर बार उसी को क्यों दुख दे रहा था। सितम बलाए सितम, इस बार तो उसे भी अगवा करके किसी अनजानी जगह कैदी बनाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शमशेर खान ने उसे क्यों अगवा किया था। अचानक ही उसके दिमाग में एक झमाका हुआ। पुराने वाकयात की कड़ियां जोड़ के वो खुद ही एक नतीजे पर पहुंच गई थी। उसे याद आया कि शहबाज ने शमशेर खान की बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए हुए थे, जिसकी पादाश में इन दोनों को कत्ल कर दिया गया था। अब शायद अपनी बहन के साथ हुए वाकये के बदले में शमशेर खान ने उसे उठा लिया था। ये सोचकर उसकी परेशानी दो चंद हो गई। वो वहशी डाकू खुदा जाने उसके साथ क्या सलूक करने वाला था। वो उठकर इस छोटे से दरवाजे के पास गई। कोठरी के दरवाजे की मोटी दर्जों से बाहर झांक कर देखने लगी। बाहर दिन था, हर तरफ धूप फैली हुई थी, जिसकी रोशनी में से दूर दूर तक पहाड़ और टीले दिखाई दे रहे थे। इसे एक बात पर हैरत हुई, जब इनकी गाड़ी पर हमला हुआ था उस वक्त शाम होने वाली थी। अब दिन की रोशनी थी। इसका मतलब था वो रात भर फिर बेहोश रही थी। वह चंद सानिये तक तख्ते से जुड़े इस दरवाजे के दर्जों से बाहर देखती रही और फिर एक मुहिम सी उम्मीद के साथ दरवाजे को जोर से थपथपाने लगी। उसके साथ ही जुबान से भी बुलंद आवाज में पुकारने लगी, कोई है? दरवाजा खोलो, बाहर निकालो। बहुत देर तक बाहर खामोशी छाई रही। फिर उसे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई इस तरफ आ रहा था। कुछ ही देर में इस दर्ज में से एक रही सूरत शक्ल शख्स को देखा। वो दरवाजे के करीब आकर गौसीली आवाज में बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? वो तेज लहजे में बोली, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? वो शख्स अखड़ लहजे में बोला, ज्यादा शोर मत करो, तुम शमशेर खान की कैदी हो, इसके हुक्म से यहाँ पर बंद रखा है। वो हुक्म देगा तो आजाद भी कर देंगे।
वो जालिम वहशी किधर है? मेरे शौहर को कत्ल करके अब मुझसे क्या चाहता है? शमशेर खान किसी काम से दूसरे इलाके में गया है, कल तक आएगा। उसके आने तक तुम शराफत से बैठी रहो, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए शोर मचा के खुद को हलकान मत करो। ये कहकर वो शख्स दरवाजे के सामने से हटकर दूसरी तरफ चला गया। श्यामला मायूस होकर वापस कोठरी के अंदर आई। एक तरफ कच्ची दीवार के साथ वो सीधा सा गद्दा बिछा हुआ था, वो उस पर बैठ गई। पिछले 1.5-2 सालों में उसने हमेशा दुख ही देखे थे, यह सदमा भी कुछ कम नहीं था। 1 साल की इज़्दवाजी जिंदगी में वो मलिक मनान से बहुत मानूस हो गई थी। वैसे तो वो बहुत ही बददिमाग जवान था, मगर श्यामला के साथ उसका रवैया बेहतर रहा था। मलिक जानान की निस्बत इसमें इंसानियत भी थी, बीवी से उनसियत भी थी। श्यामला 1 साल के दौरान उसके बहुत करीब हो गई थी। वो अपनी पहली बीवी के मुकाबले में इससे ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आता था। पहली बीवी छत से गिरने के सबब मजीद बच्चे पैदा करने से महरूम हो गई थी। श्यामला से शादी के पीछे एक मकसद ये भी था, मगर साल गुजरने के बावजूद वो उसकी ख्वाहिश पूरी करने से कासिर रही थी। शहर के बड़े अस्पताल की डॉक्टरनी ने मुआयना करने के बाद उसके हामला होने की खुशखबरी भी सुनाई थी। मलिक मनान ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। शहर के बड़े बाजार से उसके लिए बहुत से कपड़ों के अलावा सोने का हार भी खरीदा था। श्यामला को अपनी जिंदगी में अच्छे दिनों के आसार नजर आने लगे थे। शहर से वापस आते हुए वो मुसरत और तमानियत के एहसास से भरी हुई थी, लेकिन उसकी ये खुशियां बहुत मुख्तसर साबित हुई थीं। वो एक बार फिर दुखों और मुसीबतों की दलदल में धंस चुकी थी। इस अंधेरी कोठरी में वो दिन जैसे कांटे छूता हुआ गुजर गया। रात भी गमों की बेअंत सहरा में आपला पाई करते बढ़ती जा रही थी। रोते भी, फरियादें करते भी, अपने पेट में वजूद पाते बच्चे को पैदाइश से कबल ही यतीम होने के कर्ब अंगेज एहसास से तड़पते वो रात गुजारती रही। अगला दिन भी गुजर गया। रात आई, वो बसीदा गद्दे पर लेटी हुई थी। अचानक ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर शदीद फायरिंग की आवाजें गूंजी थी। वो इन कबायली इलाकों में पल बढ़कर जवान हुई थी। मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग की आवाज़ों से वो मानूस थी। इस वक्त क्या ये फायरिंग भी मुख्तलिफ छोटे बड़े हथियारों से हो रही थी। बीच में भी कभी कभार किसी के चीखने और कराहने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। वो खौफ व परेशानी और उम्मीद के मिले जुले एहसासात के साथ कोठड़ी में दुबकी बैठी रही। बहुत देर बाद फायरिंग थम गई। उसकी कोठरी के बाहर एक से ज्यादा लोगों की बातों और आहटों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। जरा देर बाद कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। खुले दरवाजे में एक इंसानी हेवला नुमदार हुआ। रात के अंधेरे में वो इंसानी हेवला कोठरी में दाखिल हुआ। श्यामला कहीं हुई एक सिमटी हुई एक तरफ बैठी थी। अंदर आने वाले हेवले ने एक टॉर्च रोशन की। इससे कोठरी में रोशनी फैल गई। इस मध्यम रोशनी में श्यामला की नजर इस शख्स के चेहरे पर पड़ी। दूसरे लम्हे वो उछल पड़ी। शदीद हैरत और बेयकीनी से आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखने लगी। अंदर आने वाला शाहफराज था। वो हैरत भरी आवाज में बोली, शाहफराज, ये आप हैं? ये फायरिंग आप कर रहे थे? वो जोशीले अंदाज में बोला, जी हाँ, फायरिंग मैंने और मेरे साथी कर रहे थे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। इसके लहजे में तफक्कुर भी था। शमशेर खान भी कत्ल किया। डाकू बहुत खतरनाक है। उसने मलिक मनान को कत्ल किया है। मुझे अगवा करके इधर कोठरी में कैद कर दिया था। क्या उससे हम बच सकेंगे? शमशेर खान की तरफ से परेशान मत हो, वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। हम इसका पीछा करते हुए यहाँ आए थे। उसे दूसरे डाकुओं समेत खत्म कर दिया है। श्यामला मुसरत आमेज हैरत से चिल्लाकर बोली, क्या आप सही कह रहे हैं? डाकू शमशेर खान को मार दिया है? जी हाँ, इसकी दहशत समेत उसके नापाक वजूद को इस दुनिया से साफ कर दिया है। अब वो आइंदा किसी पर जुल्म नहीं कर सकेगा। वो पुरजोश मुसरत से बोली, इस जालिम ने बहुत अरसे से मुझे नाकाबिल बयान दुख दिए थे। मेरे भाई शहबाज से लेकर मेरे 2 शौहर उसकी बर्बरियत की भिंड चढ़ चुके थे। आपने उसे मारकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बस एक आखिरी एहसान करें, मुझे इसकी लाश के पास ले जाएं। मैं इसके चेहरे पर एक बार थूक देना चाहती हूँ। मेरे अंदर लगी आग कुछ ठंडा करना चाहती हूँ। शाफराज गड़बड़ाकर बोला, मैं जानता हूँ इस बदबख्त की वजह से तुमने बहुत सदमे उठाए हैं। अफसोस तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। उसे गोलियों से छलनी करके पहाड़ से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया है। इस जालिम की लाश अब जंगली कुत्ते और पहाड़ी कौवे खाएंगे। वो तमानिया से एक गहरी सांस लेकर बोली, चलो अच्छा हुआ, आपने मेरा बदला ले लिया है। क्या हम ग्याल की तरफ जाएंगे? शाफराज ने भारी आवाज में कहा, तुम ग्याल जाना चाहती हो? क्या एक बार फिर इस हवेली के जहन्नुम में दाखिल होना चाहती हो? तुम 2 दफा इस हवेली में बेवा हुई हो, तीसरी बार मलिक अफरोज के किसी बेटे की बीवी बनना चाहती हो। वो शिकस्ता लहजे में बोली, मैं एक बेबस और कमजोर औरत हूँ। रवायात भी, हालात भी मुझे जिसकी झोली में फेंक देंगे। सर झुका के कबूल करूंगी। बगावत करूंगी तो खुद मेरा बाप भी मेरा साथ नहीं देगा। इसलिए मेरे नसीब में वही होगा जो जमीन के खुदा फैसला करेंगे। शाहफराज गुस्से से बोला, मैंने 1 साल पहले भी तुमसे कहा था कि हौसले से काम लो, अपनी मर्जी और अपना फैसला सबको बता दो, लेकिन तुमने दूसरों के फैसले पर सर झुका दिया। मैं आज भी तुम्हारा तलबगार हूँ। मैं अब भी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इन रवायात और हालात के जिंदान में अब नहीं रहने दूंगा। मैंने तुम्हें डाकू शमशेर खान से बचाया है, अब तुम मेरी मलकियत हो। मैं तुम्हें मलिक अफरोज के तीसरे बेटे की बीवी बनने नहीं दूंगा। वो तशवीश भरे लहजे में बोली, क्या मलिक अफरोज के बेटे खामोश बैठे रहेंगे? क्या आप इनका मुकाबला कर सकेंगे? वो जोश से बोला, मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगा। फिलहाल तुम्हारी इद्दत का मसला दरपेश है।
میں نے اس پر بھی غور کیا، یہاں سے کھلوئی بستی نزدیک ہے، وہاں میری بڑی بہن کا گھر ہے، تم عدت کی مدت میری بہن کے گھر میں گزارو گی، اس کے بعد ہم شادی کر کے بہت دور کوہستان چلے جائیں گے، وہاں میری جان پہچان والے لوگ ہیں، کچھ عرصہ وہاں رہ کر حالات معمول پر آئیں گے تو واپس آئیں گے۔ کھلوئی میں میری موجودگی کا علم ہوا تو ملک افروز کے بیٹے خطرہ بن جائیں گے، آپ بھی مشکل میں پڑیں گے، تم اس بات کی فکر مت کرو، کھلوئی اور گیال کے درمیان بہت فاصلہ ہے، اس کے علاوہ تم کوشش کر کے بہن کے گھر تک محدود رہو، غیر ضروری طور پر باہر مت نکلو، میرے بہنوئی اور بھانجے بڑے بہادر ہیں، وہ تمہاری حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شاملہ نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں، وہ جیسے کٹی پتنگ کی طرح تھی، آسمان کی بلندیوں پر ڈور کٹ گئی تھی، اب پتنگ ہواؤں کے رحم و کرم پر تھی، ڈولتی ہوئی خدا جانے کہاں سے کہاں جانے والی تھی۔ کھلوئی بستی میں آبادی کم تھی، ایک طرف بلند پہاڑ تھا جس کے دامن میں ڈھلوانی کی زمین تھی، بستی کے مکان ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر بنے تھے، اکثر جگہ کھیت تھے، درختوں کے جھنڈ سے۔ شاہفراز کی بڑی بہن 20 سال پہلے اس بستی میں بیاہی گئی تھی، اس کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ شاملہ اگلے دن شاہفراز کے ساتھ کھلوئی پہنچ گئی، اسے بڑی سی چادر میں چھپا کر اپنی باجی کے گھر لے آیا، ساری صورتحال بتا کے کہا، باجی شاملہ آپ کے پاس میری امانت ہے، ٹھیک 4 مہینے 10 دن بعد اس گھر میں نکاح پڑھوا کے اسے لے جاؤں گا۔ باجی بولی، تم فکر مت کرو، شاہفراز شاملہ کو اپنی بہن کی طرح رکھوں گی، کسی شیطان کی اس پر بری نظر نہیں پڑنے دوں گی۔ شاہفراز نے کہا، میں ہفتہ 10 دن میں یہاں آتا رہوں گا، اس کی ضروریات کا خیال رکھوں گا، بس آپ یہ خیال رکھیں کہ اس کے بارے میں بستی کے لوگوں کو زیادہ پتہ نہ چلے۔ گیال میں ملک افروز کے بیٹے اور افضل خان ماموں بھی اس کی تلاش میں ہر جگہ کھوج لگائیں گے، انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوا تو مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ اس کا بہنوئی مضبوط لہجے میں بولا، تم پریشان مت ہو، اول تو بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، کوئی بھی یہاں کی بات باہر جا کے نہیں کہے گا، اگر ایسا ہوا بھی تو ہم کسی کو تمہاری امانت کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے، تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ۔ شاہفراز چلا گیا، شاملہ کھلوئی بستی میں عدت کے دن پورے کرنے لگی۔ شاہفراز کے لیے اس کے دل میں نرم گرم جذبے ویسے تو بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، شادی سے پہلے اپنے بستر پر لیٹ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے ملک جانان جیسے وحشی انسان کے پلے باندھ دیا گیا تھا، پھر پے در پہ صدموں نے اسے توڑ پھوڑ دیا، وہ زخم زخم وجود کے ساتھ ملک منان کی زندگی میں آئی، رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہونے لگا، بدقسمتی سے پھر گردش دوران کی لپیٹ میں آ گئی، ملک منان بھی دنیا سے چلا گیا، اب بھٹکتی ہوئی اپنی پہلی محبت کی چھاؤں میں آ گئی تھی۔ شاہفراز کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کے بارے میں سوچ کر بھی اسے مسرت اور طمانینت کا احساس ہوتا تھا، کبھی انجانے اندیشے دل دہلا دیتے تھے، کبھی امید کی خوشگن ہوائیں حوصلے جگاتی تھیں، بے یقین کرتوں کی بات سموم سے مایوسیاں پھیل جاتی تھیں، ایسے ہی امید و بہم اور خوشی نمی کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ گھر کی چھت پر کھڑی منڈیر سے بستی کی طرف دیکھ رہی تھی، نظروں کے سامنے کھلے کھلے کھیت، درخت اور دور دور بنے کچے پکے مکان دکھائی دے رہے تھے، ذرا سے فاصلے پر ایک کچا مکان تھا، یہاں آ کے ابتدائی دنوں میں ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ مکان شمشیر خان کا تھا، کئی سالوں سے وہ مفرور تھا، اس کے بعد اس کی بہن اور پھر اس کے باپ کا قتل ہوا، مکان میں صرف اس کی ماں اور بہن رہ گئیں، کچھ عرصے بعد وہ دونوں یہ مکان چھوڑ کر کسی اور بستی میں چلی گئی تھیں، تب سے یہ مکان ویران پڑا تھا۔ شاملہ چھت پر کھڑی اس مکان کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک ہی چونک پڑی، اس مکان کی چھت پر اسے ایک عورت کا وجود نظر آیا تھا، فاصلہ اتنا تھا کہ چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا، وہ کوئی لڑکی تھی، وہ چھت پر سے لکڑیاں نیچے صحن میں پھینک رہی تھی۔ شاملہ کچھ دیر سوچتی ہوئی نظروں سے اس طرف دیکھتی رہی، وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، کیا شمشیر خان کی بہن واپس آ گئی ہے، یہ سب سوچتی ہوئی وہ چھت سے نیچے اتری، اسی وقت شاہفراز کا چھوٹا بھانجا اسد باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا، وہ بولی، اسد سامنے جو مکان خالی پڑا تھا مجھے وہاں ایک عورت نظر آئی ہے، وہاں کون لوگ آئے ہیں؟ اسد نے کہا، رضیہ باجی واپس آ گئی ہیں، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، مجھے کچھ دیر پہلے باہر کھیتوں میں ملی تھی، کہہ رہی تھی ہمارے گھر بھی آئے گی۔ شاملہ مضطرب سی ہو گئی، شاہفراز کی باجی امینا کے پاس جا کے تشویش سے بولی، باجی شمشیر خان کی بہن واپس آ گئی ہے، اسد بتا رہا تھا وہ یہاں بھی آئے گی، مجھے دیکھ کر کوئی شرارت تو نہیں کرے گی؟ امینا باجی بولی، تم فکر مت کرو، رضیہ اچھی لڑکی ہے، برسوں سے ہم اکٹھے رہے ہیں، وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جو ہمارے لیے مصیبت بن جائے، اب تو شمشیر خان کا ناپاک وجود بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ امینا باجی کی بات سے اس کی تسلی ہو گئی، ویسے بھی شمشیر خان اب نہیں رہا تھا، اس لیے اس کی بہن کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا، یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے، شام کا وقت تھا، وہ امینا باجی کی بڑی بیٹی کلثوم کے ساتھ برآمدے میں تخت پر بیٹھی کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی، چند دن پہلے شاہفراز آیا تو ساتھ اس کے لیے کچھ جوڑے کپڑے بھی لے آیا تھا، کلثوم سینے پرونے کا کام جانتی تھی، اس وقت دونوں کپڑے سی رہی تھیں، امینا باجی کسی کام سے بستی کے ایک گھر میں گئی ہوئی تھی، اچانک شاملہ نے دیکھا ایک جوان لڑکی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی، کلثوم اس کی طرف دیکھتے ہوئے چونکتے ہوئے بولی، یہ رضیہ ہے، شمشیر خان کی بہن۔ شاملہ کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کا بھائی شہباز اس لڑکی کی چھوٹی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات کی پاداش میں قتل ہوا تھا، پھر اس کے بھائی شمشیر خان نے شاملہ کی زندگی کو صدمات سے بھر دیا تھا،
मिलाकर वो अपने अंजाम को पहुंच गया था। रजिया नामी वो लड़की करीब आई। वो उम्र में शामला से बड़ी थी। मजबूत कद काठ और तीखे नैनकुश की वजह से इसमें नस्वानी जाज़बियत की कमी नजर आती थी। कुलसूम खुशदिली से बोली, रजिया बाजी, आप खैरियत से हैं ना? बहुत देर से बाद खलोई आई हैं, क्या अब इधर ही रहेंगी? उसकी आवाज़ भी गरगत थी। मैं ठीक हूँ। खलोई में हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि जाने में ही बेहतर समझी थी। फिलहाल कुछ अरसा यहाँ रहने आए हैं। जमीनों से फसल उठा के और दरख्तों से फल उतार के चले जाएंगे। वो तख्त पर उनके पास बैठ गई। शामला की तरफ टटोलती नजरों से देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। एक तरह से तुमसे मिलने के लिए ही आई हूँ। शामला ने स्पाट लहजे में कहा, मेरे बारे में जानती हो तो ये भी मालूम होगा कि बहुत तकलीफ दे हालात का सामना करना पड़ा है हम दोनों के खानदानों को। जी हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बहन भाई की वजह से मारी गई थी। मेरे अब्बा तुम्हारे तुम्हारे शौहर के हाथों कत्ल हुआ था। वो सर्द लहजे में बोली। शामला ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, शायद तुम ये भी नहीं भूली होगी कि तुम्हारे भाई शमशेर खान डाकू ने मेरी शादीशुदा जिंदगी को 2 बार बर्बाद किया था। मेरे शौहर को भी जान से मार डाला था। कुलसूम बनते हुए बोली, तुम दोनों पहली बार मिली हो, कुछ अच्छी बातें करो। जो बड़े बुरे दिन गुजर सकते हैं, इन्हें याद करके क्यों दिल जलाती हो? शामला दुख से बोली, मैंने इसलिए कहा था कि हमारे खानदानों ने बहुत तकलीफ दे हालात का सामना किया है। तुमने भी बहुत से रिश्ते खो दिए हैं, मैंने भी बहुत से करीबी रिश्तों की कुर्बानियां दी हैं। खुदा जाने दोनों तरफ खौफ और बर्बादी के अंधेरे छाए हैं। ये हमारे नसीब थे या बदनसीबी? कुलसूम ने कहा, तुम दोनों कुछ अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तब तक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। वो बावर्ची खाने की तरफ चली गई। रजिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने सुना है तुम शाफराज से शादी कर रही हो। मेरे भाई शमशेर खान को डाकू के तौर पर बदनाम कराने वाला यही शाफराज है। इसकी वजह से मेरे भाई को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शामला चौंकते हुए बोली, शमशेर खान डाकू था, कातिल था, ये एक दुनिया जानती है। इसमें शाफराज का क्या कसूर है? तुम्हारे भाई ने मेरी नज़र के सामने मेरे शौहर के सीने में गोलियां उतार दी, मुझे अगवा करके पहाड़ पर ले गया। खुदा जाने मेरे साथ क्या सलूक करता कि शाफराज वहां आ गया। शमशेर खान के साथ ज़बरदस्त लड़ाई की के बाद उसे मारकर मुझे छुड़ा कर ले आया। ऐसे में शाफराज ने क्या गलत किया है? वो ठहरे ठहरे लहजे में बोली, सब कुछ तो उसने गलत किया है। तुम्हारे भाई के कत्ल से लेकर दोनों शौहरों के कत्ल और फिर तुम्हें अगवा करने के पीछे इस बदबख्त का हाथ है। सिर्फ मेरे भाई शमशेर खान का नाम इस्तेमाल हुआ है। शामला गुस्से से बोली, तुम अपने डाकू भाई की इतनी सफाई पेश मत करो। शाफराज पर ऐसा झूठा और नाकाबिले यकीन इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसका सबूत मेरा भाई शमशेर खान है। एक मुर्दा शख्स को कैसे सबूत के तौर पर पेश कर सकती हो? कौन एतबार करेगा? मेरे भाई को अल्लाह पाक लंबी उम्र दे, वो जिंदा है। शाफराज ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। शामला हैरत से जैसे चिल्लाकर बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी मौजूदगी में शदीद फायरिंग हुई थी। कुछ देर बाद शाहफराज ने कोठरी में आकर बताया था कि उसने शमशेर खान को फायरिंग के तबादले में मार डाला था। क्या तुमने मेरे भाई की लाश देखी थी? नहीं। शाहफराज के मुताबिक उसे मार के एक खाई में फेंक दिया गया था। वो नरमी से बोली, शामला, मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ जबरदस्त धोखा हुआ है और ये सब शाफराज ने किया है। शामला के दिमाग में जैसे तेज आंधियों के झक्कड़ चल रहे थे। रजिया जो कुछ कह रही थी, उसकी बातें छोटे छोटे गोलों की शक्ल में उसके अंदर फट रही थी, उसे लहूलुहान कर रही थी। उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही दिल की नेहा खानों में कहीं शको शुबा अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था। शाफराज के किरदार पर सवाल उठ रहा था। उसने कमजोर दलील दी, शाफराज मुझे बहुत चाहता है, वो मेरे अजीजों को कत्ल नहीं कर सकता। उसी वक्त कुलसूम बावर्ची खाने से चाय लेकर बाहर निकली। रजिया जल्दी से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हें अपने भाई शमशेर खान से मिलवाऊंगी। वो तुम्हें सबूत भी दिखा देगा। रात को वो हमारे साथ घर में था, सुबह सवेरे कहीं चला गया है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। कल दोबारा आने वाला है। तुम्हें पता चलेगा कि शाफराज मेरे डाकू भाई से भी बड़ा मुजरिम है। चाय पीकर कुछ देर बैठकर रजिया चली गई, लेकिन शामला को एक ऐसे इस्तराब में डाल गई कि उसका सुकून लुट गया। उसके दिल और दिमाग में एक मुसलसल हलचल मच गई। एक महीने से भी कम वक्त में जो उसका शरीके हयात बनने वाला था, इससे मुतल्लिक ऐसे हौलनाक इंकशाफ हुए थे कि जिंदगी की कश्ती एक बार फिर तूफानों में घिरी हुई महसूस हो रही थी। वो शमशेर खान से पहली बार मिल रही थी। कमजोर से जैसे का त्रास का जवान उसके सामने बैठा हुआ था। सुर्ख सुर्ख आंखें, गहरा सांवला चेहरा और स्याह होंठ इस बात की गुमाजी करते थे कि वो मंशियात का बेतहाशा इस्तेमाल करता था। इस वक्त भी उसके हाथ में सिगरेट दबा हुआ था। वो उसके गहरे गहरे कश ले रहा था। रजिया ने आकर उसे बताया था कि उसका भाई शमशेर खान आया है। अगर हकीकत जानना चाहती हो तो मिलने आ जाओ। उसका घर करीब ही था, लेकिन हालात ऐसे थे कि अकेले जाने का हौसला नहीं हुआ। उसने बाजी अमीना से बहाना किया, रजिया ने बहुत दफा घर आने की दावत दी है, बहुत मोहब्बत से बुला रही है। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर के लिए चली जाऊं, इससे हमारे दरमियान रंजिश भी दूर होगी। बाजी अमीना ने यह खुशी से इजाजत दे दी। वो कुलसूम को अपने साथ ले गई। वो दोनों पहले कुछ देर रजिया के साथ बैठी रहीं। फिर रजिया ने इशारा किया। शामला बाथरूम जाने का बहाना करके दूसरे कमरे में गई।
वहां शमशेर खान एक चारपाई पर बैठा हुआ था। उसकी और रजिया की सूरत में बहुत मुशाबत थी। दोनों ही करखत सूरत थे। उसे देखकर वो बोला, तो तुम हो वो लड़की जिसके लिए शाफराज ने मेरा नाम और काम इस्तेमाल किया है, 6-7 बंदों को कत्ल किया है। वो बोझल से लहजे में बोली, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम जो कह रही हो वो दुरुस्त है, जबकि एक दुनिया जानती है कि डाकू शमशेर खान ने ये सब किया है। वो जख्मी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं कातिल हूँ, डाकू के तौर पर मशहूर भी हुआ हूँ, मगर शहबाज का कत्ल, तुम्हारे 2 शौहरों का कत्ल और तुम्हारे अगवा में इस कमीने का हाथ है। मैं मानता हूँ तुम्हारे ससुराल में डाका डालने में उसकी मदद की थी। तुम्हारे ससुर भी अपनी गलती की वजह से मेरे हाथों मारा गया था, लेकिन मलिक जानान और मलिक मनान को उसने कत्ल किया था। श्यामला का दिल सदमे और गुस्से से फटने के करीब हो रहा था। शाफराज के बारे में जो सुन रही थी, इससे दिमाग में कई लावे उबल रहे थे। वो रो देने वाले अंदाज में बोली, इसकी ये बात तो गलत साबित हुई कि तुम उसके हाथों मरे नहीं थे। खुदा के लिए मुझे यकीन दिलाओ, दूसरे इल्जामात में भी इसकी ही गुनाह ही गलत है। उसकी मुजरिम होने का तुम्हारे पास कोई सबूत है? शमशेर खान ने अपने मोबाइल में मौजूद वीडियो निकालकर उसके सामने की, जिसमें शाफराज नाले के पास शहबाज और जीनत को गोलियां मार रहा था। फिर उसने एक और भी वीडियो दिखाई, जिसमें वो और शाफराज अपने सामने बहुत से रुपए और जेवरात रखे बैठे थे। इनकी गुफ्तगू भी सुनाई दे रही थी, जिसमें वो मलिक अफरोज की हवेली में डकैती और कत्ल की बातें कर रहे थे। शमशेर खान बोला, ये वीडियो मलिक अफरोज की हवेली में डकैती के बाद एक मखसूस मुकाम पर पहुंचकर बनाई थी। मेरे एक साथी ने इस तरह गैर महसूस तरीके से ये वीडियो बनाई थी कि शाफराज को पता नहीं चला था। मुझे मालूम था वो बड़ा कमीना है, बाद में मेरे लिए मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए उसे पाबंद करने के लिए ये सबूत के तौर पर महफूज किया था। मलिक मनान के कत्ल का भी कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो भराई हुई आवाज में बोली, नहीं, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। इससे बहुत अरसा पहले इलाका गैर चला गया था। मुझे ये भी मालूम नहीं था तुम्हारी शादी मलिक मनान से हुई थी। मैं इलाका गैर से 3 दिन पहले आया हूँ। इस दौरान शाफराज ने मेरा नाम और दहशत इस्तेमाल करके जो वारदातें की थी, इन सब के बारे में अपने बंदों से मालूम हुआ है। वो कितना बड़ा मकार और ड्रामेबाज है। मेरा भेस बदल कर मलिक मनान को कत्ल किया, तुम्हें अगवा करके पहाड़ों पर ले गया, फिर एक जाली मुकाबले में मुझे मारकर हीरो की हैसियत से तुम्हारे सामने आया। ऐसे में तुम अपनी ला इल्मी और मासूमियत की वजह से उसकी बीवी बनने के लिए तैयार हो गई हो। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। इससे शादी का फैसला तुम्हारा जाती अमल है, लेकिन मेरा नाम पूरे इलाके में जिस तरह बदनाम कराया है, इस कमबख्त से अपना हिसाब जरूर लूंगा। श्यामला के पास अब मजीद सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो मन मन भर कदमों से उसके कमरे से निकलकर बाथरूम में गई, अच्छी तरह चेहरे पर पानी डालकर सुलगती आंखों को जरा ठंडा करके दूसरे कमरे में आ गई। उसने आंखों की जलन को दूर करने के लिए ठंडे पानी के छींटे इस्तेमाल किए थे, लेकिन शाफराज के बारे में जानकर दिल में जो आग लगी थी वो अंदर शोले दे रही थी। अब खुदा जाने दिल की आग ठंडी करने के लिए कौन सी चीज कारगर होने वाली थी। वो सुर्ख अरूसी लिबास में सर झुकाए बैठी थी। बड़ी सी चादर ने घूंघट की तरह उसका चेहरा छुपाया हुआ था। देखने वालों को महसूस नहीं हो रहा था इस बड़ी सी चादर के अंदर वो किस कैफियत में है। उसके दिल में कमारी लड़कियों सा खौफ नहीं था, पुख्ताकार औरत जैसी बेबाकी थी। धड़कनें बेरब्त जरूर थी। औरत घबराहट से नहीं, आने वाली सातों को जो कयामत बर्पा होने वाली थी, उसकी आहट से धक धक बज रही थी। वो दरवाजा खुल गया, उसका दिल दहल गया, जिस्म तन गया, हाथों की गिरफ्त मजबूत कर ली। शाफराज सफेद कपड़ों में उसके करीब आ गया, गला खंकार कर साफ किया और फिर कपकपाती आवाज में बोला, श्यामला, कितना अच्छा लग रहा है आज तुम्हें अपना बना के। एक एक दिन जैसे जहन्नुम की तरह गुजरा है। आज मैंने तुम्हें पाके जैसे सारे अजाब भूल गया हूँ। उसने श्यामला के चेहरे पर गिरा घूंघट थाम लिया, उसे आहिस्ता से उठाया। घूंघट पीछे उलट गया, उसके साथ ही वो हैरत से उछल पड़ा। पहली रात की दुल्हन का घूंघट अटकता है तो उठता है तो उसकी पलकें हया से झुकी होती हैं, लेकिन इस बड़े से घूंघट के पीछे श्यामला की आंखें हया से झुकी हुई नहीं थी। जमाने भर की नफरत और वहशत समाये सुलगती हुई उस पर जमी हुई थी। उस पर मुस्ताद उसके हिनाई हाथों में एक पिस्तौल की आतिशनाकी भड़की हुई थी। पिस्तौल का रुख शाफराज के सीने की तरफ था। वो झटके से पीछे गया, हैरत से बोला, ये क्या हरकत है श्यामला, तुमने पिस्तौल क्यों पकड़ रखा है? उसकी आंखों की नफरत और वहशत लहजे में सिमट आई थी। वो गुर्राकर बोली, मैंने डाकू शमशेर खान का असल रूप जान लिया है। आज अपनी शादी के दिन इस बदबख्त के हर हर कदम का हिसाब लेना चाहती हूँ। अपने भाई शहबाज के कत्ल से लेकर 2 दफ़ा मेरी इज़्दवाजी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले शैतान से इंतकाम लेना चाहती हूँ। मुझसे मोहब्बत करने वाले शाफराज पर डाकू शमशेर खान का आसिफ सवार हो गया था। अब तुम्हें मार के कातिल इश्क के इस पागलपन से निजात हासिल करना चाहती हूँ। उसने ये कहा, होंठ भींचकर पिस्तौल की लिबलिबी पर उंगलियों का दबाव बढ़ा दिया। एक साथ कई गोलियां निकलीं और शाफराज के सीने में पैवस्त हो गईं। वो चीखता हुआ सीना पकड़े फर्श पर गिर गया। रात की खामोशी में फायरिंग की ये आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। शादी वाले घर में हर
کوئی خوف و حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ سب اضطراری انداز میں حجرہ عروسی والے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ دروازے کے پاس پہنچے تھے، ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ دروازہ بند تھا، اسے توڑ کر اندر گئے تو ایک لرزہ خیز منظر نے دل دہلا دیا۔ شاہ فراز فرش پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ شاملہ پلنگ پر نیم دراز لہو بدن کے ساتھ عشق قاتل پیشہ کی داستان خون رنگ سنا رہی تھی۔